हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार्मिक कृत्य। नमस्कार आप सभी लोगों का, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का जो एक सेटअप है, आज की जो एक वाइब है, आज का जो हमारा माहौल है हमारे आज के एपिसोड का, मैं ये कह सकती हूँ कि जब से मैंने कार्मिक चैनल स्टार्ट किया है, जब से मैंने इस चैनल पर होस्टिंग स्टार्ट करी है, आई थिंक तब से ही मैं इस एपिसोड का इंतज़ार कर रही हूँ विद द गेस्ट आई एम टुडे। शायद उसी दिन से मुझे ये पता था मुझे कौन सा गेस्ट चाहिए, क्या वाइब चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि आप और आपका गेस्ट जो होता है वो सेम वाइब में नहीं आ पाते, बट जब मुझे आज की गेस्ट ने बोला कि वो कुछ ऐसा से एपिसोड क्रिएट करना चाहती है ऐसी वाइब के साथ, और मैं वहीं पे ऐसे क्लिक हो गई थी कि आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बिकॉज वी बोथ आर ऑन द सेम पेज जो कहते हैं। बहुत ही मिस्टिकल सा, मिस्टीरियस सा वाइब लग रहा है, और ये पूरा एपिसोड ही कुछ ऐसा है क्योंकि आज हम एक ऐसी साइंस के बारे में बात करने वाले हैं। आज हम एक ऐसे अकल्ट के, एक ऐसे डिवाइन साइंस के, हम एक टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत बहुत इंटरनेट पे आपने देखा है, बहुत बार आप इस वर्ड को सुन चुके हो, बट एक्चुअली में ये साइंस क्या है, एक्चुअली में इसकी एक जो एनर्जी है वो क्या है, क्या सही है इसमें, क्या गलत है, कैसे पता करे कि कौन सही है कौन गलत है। अब इतनी सारी बातों के लिए ना मैं हमेशा कहती हूँ आपको कुछ ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो आपसे बहुत बड़े हों तजुर्बे में, हर चीज़ में, और एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होता है। पर आज की जो हमारी गेस्ट है ना, मुझे लगता है कि कुछ गेस्ट ऐसे होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपने अभी तक कभी बात नहीं भी करी हो ना, लेकिन उनका जो काम है, उनका जो एक्सपीरियंस है, उस तजुर्बे से हर एक चीज़ उनकी इतनी अट्रैक्टिव होती है, आप इतनी जल्दी उनसे अटैच हो जाते हो, आप इतनी जल्दी उनको मान लेते हो कि बस इनके अलावा और कोई नहीं है जो मुझे इस चीज़ के बारे में बता सकता है। एंड जेन्युइनली वो इतनी स्वीट है, उनसे बात करने में इतना अच्छा लगता है, वो बहुत प्यार से बात करती हैं, उनका समझाने का तरीका, एंड सबसे बड़ी बात जो उनका पैशन है अपनी इस फील्ड को लेकर। मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई मुझे इतना सनकी दिखा है मेरे बाद मेरी फील्ड में, तो मुझे लगता है वो है अपनी फील्ड में, बिकॉज वो हर चीज़ जानती, और वो उनको आज भी ऐसा लगता है कि शायद वो और जानना चाहती है। अब क्योंकि मैं इतना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है इसके बाद पूरे एपिसोड में मैं नहीं बोलने वाली, मैं सिर्फ उन्हीं को मौका देने वाली हूँ क्योंकि उनकी फील्ड है, उनका टॉपिक है, और उनसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। अब अगर मैं इतना टैरो टैरो बोल रही हूँ तो आई थिंक सो कि बहुत सारे लोग हैं जो समझ चुके हैं कि जब सेटअप बढ़िया होता है, जब टॉपिक बढ़िया होता है, और जब मैं इतना बोल रही होती हूँ तो हमारा गेस्ट जो है वो कौन हो सकता है। तो शी इज़ नन अदर देन यशी चतुर्वेदी। बहुत बहुत स्वागत है कार्मिक कृत्य पे आपका। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया। तो आज जो हमारा सारा वाइब बना हुआ है, आपके ऑलमोस्ट मुझे लगता है इतने सारे कार्ड आपने यहाँ पर ऐसे सजाए हैं, इतने खूबसूरत लग रहे हैं, और इतनी ज़्यादा एनर्जीज मुझे आज फील हो रही है। सबसे पहले तो हमारा चाहिए आज का पूरा एनवायरनमेंट हो, या आपका ये बहुत सुपर अट्रैक्टिव एंड इंटरेस्टिंग गेटअप, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए हम लोग टैरो करते हैं, टैरो के बारे में जानते हैं, टैरो को एक्सपीरियंस करते हैं। सबका टैरो करने का बहुत अलग अलग तरीका होता है जो मैंने अब तक देखा है। कोई किसी तरीके से करता है तो कोई बहुत नॉर्मली करता है, तो कोई सिर्फ और सिर्फ फाइल को उठाता है और निकाल देता है और बोल देता है कि टैरो हो गया। तो कुछ उसी में बहुत ज़्यादा तड़के लगाता है। वही होता है ना कि किसी चीज़ को प्रेजेंट करना है, आप उसे किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हो वो आपके ऊपर है। तो अब तक मैंने बहुत जगह टैरो किया है, बहुत लोगों के साथ किया है, लेकिन जैसे आप बता रहे हो कि आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये करने के लिए, तो मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी इस चीज़ को ना आपकी उस पर लाने के लिए। तो मैंने हमेशा ये सोचा था कि हम जब भी करेंगे तो कुछ इस तरीके से करेंगे कि एक्चुअल में टैरो जो होता है वही देख के ही लोगों को पता चल जाए, ना कि करने से। करना तो है ही, लेकिन उसको देख के ही पता लग जाए कि अच्छा टैरो का सिनेरियो क्या रहता है। तो हमारा ये जो सेटअप है, हमारा ये जो पूरा आज माहौल है, और आज हमने जो एक जगह बदल के किया है, तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि यहीं पे मैं ऑल द टाइम टैरो करती हूँ इसी रूम में। तो ये इसकी एनर्जी अलग ही है और यहाँ पे मुझे भी करने में और अच्छा लगेगा। और दूसरा ये है कि देखिए टैरो हमेशा जब शाम हो जाती है ना उसके बाद करना चाहिए। ओह, जैसे 5 बजे 6 बजे उसके बाद करना चाहिए, क्योंकि
टैरो का कनेक्शन कहीं ना कहीं रात से होता है, कहीं ना कहीं मून की एनर्जी से होता है, सन की एनर्जी से नहीं होता है, क्योंकि सन का जो रोल है वो बहुत अलग है और मून का जो रोल है वो बहुत अलग है, ठीक है। तो इसलिए टैरो का कनेक्शन मून के साथ ज्यादा है। जैसे कि आप देखोगे कि टैरो चलता भी लेकिन ज्यादातर कहाँ है, मूनशाइन में, यानी हमारे यहाँ पर, और वहाँ सनशाइन वाले उसको देखते हैं। तो ज्यादातर वो जब भी उसको देखते हैं उनको ये लगता है कि बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है और ये आई भी यहीं से है, ठीक है। तो आज का सेटअप और आज का गेटअप दोनों की अगर बात करें तो सेटअप इसलिए क्योंकि टैरो हमेशा शांति में, हमेशा कम लाइट में, हमेशा कैंडल्स के साथ और बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ करा जाता है। अब अगर रोशनी में करोगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल जो उसका सेटअप है वो हमेशा लाइट कम, डार्क बैकग्राउंड, इन सब में किया जाता है। उसकी एनर्जी उस समय ज़्यादा हाई रहती है। और हम दोनों के बीच में अभी कुछ ऐसे भी कार्ड्स मौजूद हैं, क्योंकि कार्ड्स को हम एक इंसान का ही रूप समझते हैं, एक दिल ही समझते हैं। तो कुछ ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पे बैठे हैं या ऐसे भी कार्ड्स यहाँ पे मौजूद हैं जो एक्चुअल में हमारे को हमारे कुछ पॉजिटिव चीज़ों से भी जोड़ते हैं और कुछ नेगेटिव चीज़ों से भी जोड़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारा ये कार्ड, स्पिरिट कार्ड। तो उसका नाम ही देखते ही लोग ये सोचते हैं अच्छा स्पिरिट से रिलेटेड कुछ है, आत्मा से रिलेटेड कुछ है। तो डेफिनेटली ये उसी से रिलेटेड कुछ, जिसके बारे में अपन बात करेंगे आगे। लेकिन अभी अगर अपन बात करें गेटअप की, तो देखिए आजकल क्या है कि ज़माना बहुत मॉडर्न हो गया है, कलयुग आ गया, इसलिए लोग ये सोचते हैं शॉर्ट ड्रेसेस या फिर जैसी उनको कंफर्टेबल लगता है वैसी ड्रेसेस पहन के चल दो, तो वी आर टैरो कार्ड रीडर्स। अगर हम कुछ ट्रेडिशनल पहन के जा रहे हैं तो हम लोग को वो टैरो कार्ड रीडर्स नहीं समझेंगे। और अगर हम कुछ यूनिक पहन के जा रहे हैं या हम कुछ वेस्टर्न पहन के जा रहे हैं तो हम टैरो कार्ड रीडर्स हैं, ठीक है। हमारे हाथ में अगर शेकिंग बॉटल होगी या हमारे हाथ में जूस होगा या हमारे हाथ में ये होगा वो होगा तो वी आर टैरो कार्ड रीडर। ऐसा नहीं है, ये आपकी टैरो को प्रभावित करने का तरीका नहीं है या आपको ये बताने का तरीका नहीं है कि आप टैरो कार्ड रीडर है। वो तो सामने वाला खुद ही समझ जाएगा, ठीक है। और आजकल जो अपन स्टोन्स ही पहनते हैं, जो ब्रेसलेट्स पहनते हैं, कॉमनली हर कोई पहन रहा है। तो पहले तो फिर भी जब शुरू हुई थी ये प्रथा तब तो ये था कि चलो जो ये ब्रेसलेट पहन रहे थे लोग बात, तो सिर्फ टैरो कार्ड रीडर्स ही पहन रहे थे, तो चलो पता लग जाता था कि अच्छा ये टैरो कार्ड रीडर है। हाँ। लेकिन अब हर कोई पहनता है तो आप इस चीज़ को समझ ही नहीं सकते कि अच्छा ये ही सिर्फ टैरो कार्ड रीडर है या ये भी है या ये भी है, ये भी है, सबका वो है। तो ये जो गेटअप आज मैंने बनाया है ये एक्चुअल लुक है टैरो कार्ड रीडर्स का। जो रियल में टैरो कार्ड रीडर्स होते थे वो दिखने में ही बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस थे। पहली बात तो जो जब कोई उनसे मिलने आएगा ना तो वो उन्हीं के अंदर खो जाएगा, तो वो कार्ड के अंदर तो सोचेगा ही नहीं। वो पहले ये समझने की कोशिश करेगा कि ये हैं क्या, ये बन क्या रखे हैं, ये अपन को बताना क्या चाह रहे हैं। अब कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि मैं तांत्रिक दिखाई दे रही हूँ, कुछ लोग ये बोलेंगे मैं हिमाचल की दिखाई दे रही हूँ, कुछ लोग मुझे ये बोलेंगे कि इनका अभी समझ में ही नहीं आ रहा है कि दिखाई क्या दे रही हैं। तो वो सब पहले तो इस चीज़ में खोए हुए रहेंगे कि ये लग क्या रही है, ये दिखाना क्या चाह रही है। करेक्ट। और देखिए जैसे कि नॉर्मल सी बात है, जो दिखता है वो बिकता है वाली बात है यहाँ पे। और टैरो को तो मैं एक फॉर्म में यही बताती हूँ जो दिखता है वो बिकता है, बिकॉज जितना इंटरेस्टिंग आप अपना सिनेरियो बना दोगे, जितना इंटरेस्टिंग अपना माहौल बना दोगे, ऑरा बना दोगे, उतना ही मज़ा टैरो करने का है। क्योंकि टैरो को टीवीज़ में अगर आप देखो या जो मतलब कुछ लोग हैं, कुछ बहुत अच्छे अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स हैं जिनको इवन मैं उनसे इंस्पायर्ड हूँ। वो रीडर्स ऐसे हैं जो उनके ना वो अपनी शक्ल तो काफ़ी कम दिखाते हैं, लेकिन उनके जब आप हैंड्स देखोगे ना तो उन्हें ऐसे ऐसा कर रखा है अपने हैंड्स पे, ऐसे ऐसे सिंबल्स बना रखे हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें कर रखी है कि उनको देख के आपको लगेगा कि वाओ ये कुछ यूनिक है। और उसी चीज़ को देख के आप टैरो को देखना पसंद करते हो। टैरो को देख के उनको देखना पसंद नहीं करोगे कभी भी, उनको देख के टैरो को देखना पसंद करोगे। ये चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे टैरो को अभी लोग इतना नहीं जानते, लेकिन हाँ ये लुक और ये चीज़ें, ये दिखावा, ये सब कुछ लोग समझ लेते हैं कि हाँ ये है। तो इसलिए आज अपन बात करेंगे डिफरेंट टैरोस की, क्योंकि खैर होने को मेरे पास और भी हैं जो मुझे लगते हैं कि मतलब टैरो की कभी कोई एंड नहीं है। अगर कोई सच में पैशन में बहुत ज़्यादा खोया हुआ है और जिसको टैरो पसंद है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरा एक कमरा भर सकता है अपना टैरो से, क्योंकि बहुत वैरायटी के टैरो आते हैं, सिर्फ एक नहीं, मतलब कोई गिनती नहीं है। जैसे टैरो के मतलब की कोई गिनती नहीं है, ऐसे टैरो की भी कोई गिनती नहीं।
पर हाँ, हम आज जिन टैरोस के साथ मौजूद है, मुझे ऐसा लगता है कि कॉमनली हम लोग ये चीज़ें अपनी लाइफ में बात करते ही होंगे, या फिर ये सब जो गॉड हैं उनको उन सब के साथ अपन ज़्यादातर रिलेट करते ही होंगे। जी। तो इस वजह से आज कुछ टैरोस यहाँ पे मौजूद है, और यहाँ पे एक बुक भी मौजूद है, द बुक ऑफ आंसर्स। तो ये यहाँ पे रखने का कारण ये है क्योंकि इस बुक के अंदर आपकी हर प्रश्न का उत्तर है। ओह! हाँ। अब क्या ये हमारी जो प्रश्नावली है उसके जैसा है कुछ? कह सकते हो, देखो प्रश्नावली बहुत ही ज़्यादा इसके मुकाबले बहुत ही ऊंचाई पर है, ठीक है, और उसके बहुत सारे नियम कायदे हैं। उसको मतलब वो एकदम, अगर देखा जाए तो वो एकदम स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई चीज़ है, एकदम कम्प्लीटली, कि वो बनाई गई ही भगवान के द्वारा है, तो वो तो खैर उसका तो कोई कहते हैं ना कि उसकी तो कोई टक्कर ही नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, ये समझ लीजिए कि ये टैरो के फील्ड में किंग है। और वो ओवरऑल पूरी फील्ड में किंग है, तो ये टैरो की फील्ड में किंग है, कि टैरो से रिलेटेड या आपसे कोई कुछ भी पूछने आ रहा है तो उसका आंसर इस बुक में लिखा ही है। तो क्या हम इसका डेमो देखेंगे आज? बिल्कुल देख सकते हैं। ऑलराइट। जी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम बहुत सारे लोग इसको टैरोट बोलते हैं, कोई टैरो बोलता है, इसको सही में बोलते क्या है? और ये एक्चुअली में इंडियन ही साइंस है या नहीं? देखिए, इसको टैरोट बोला जाता है, टैरोट नहीं बोला जाता। टैरोट हम हिंदी फॉर्म में बोल रहे हैं क्योंकि हम उसकी स्पेलिंग पे जा रहे हैं, ठीक है। TAROT। कुछ लोग TARO ही लिख देते हैं, टी ही नहीं लगाते। कुछ लोग TARROT लिखते हैं, बट रियल TAROT होता है टैरोट। इसके अलावा अगर हम बात करें कि क्या वो हमारी जो यहाँ की साइंस है उससे जुड़ा हुआ है, या यहाँ से अध्यात्म से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है, डेफिनेटली वो हमसे जुड़ा हुई चीज़ है। वो हमारे वेद पुराण शास्त्र इन सब से जुड़ी हुई चीज़ है, क्योंकि इसमें जो कुछ भी है, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल ही देती हूँ। यहाँ पे कुछ कार्ड ऐसे भी मौजूद है जिनमें आपको दिख रहा है कि गणेशा लिखा हुआ है, गीता लिखा हुआ है, गॉड एंड गॉडेसेस लिखा हुआ है, धर्म लिखा हुआ है। तो इवन योगा भी, अगर मैंने, क्योंकि जो योगा होता है वो भी कहीं ना कहीं हम जो योगा करते हैं वही योगा नहीं होता है। योगा अलग से भी होता है जो कि हमारे 7 चक्राओं से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पे 7 चक्रा के कार्ड भी मौजूद है। तो ये सब चीज़ों की जो अपन बात कर रहे हैं, ये सब यहीं से तो जुड़ा है। गणेशा, गॉड एंड गॉडेसेस, ये सब इंग्लिश कल्चर के गॉड्स नहीं है, ये अपने हैं। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं हमसे ही जुड़ी चीज़ है, और हम ही ने इसको बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा मॉडर्न बना दिया है कि वहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते। वो ये सोचते हैं कि सिर्फ एक कार्ड ही तो है, कार्ड क्या ही बोल देगा। पर अगर देखा जाए तो कार्ड मेन नहीं है, उसके अंदर की एनर्जी मेन है। अगर आज आप मेरे संग बैठे हो या आप किसी के संग भी बैठे हो, आप नॉर्मली ये बोलोगे ना कि तुम्हारी एनर्जी मुझे ऐसी दिखाई दे रही है, आप ये बोलोगे। लोग कर्म पे बहुत विश्वास करते हैं, कहते हैं ना कर्मा। कर्मा इज ए इंग्लिश वर्ड, बट एक्चुअल वर्ड इज कर्म। कर्म ही रियल वर्ड है। कर्मा तो बनाया हुआ है, बनाया है वो तो हमने कि अच्छा कर्मा बोल दो, नहीं, कर्म ही है एक्चुअल वर्ड। तो जब लोग अपने कर्म पे विश्वास करते हैं, चाहे वो, मैंने हर किसी को देखा है, चाहे वो यूथ हो, चाहे वो टीनेजर्स हों, चाहे वो 20s की एज के हो, 30s की एज के हो, 40s की एज के हो, 60s की एज के हो, वो सब इस चीज़ पे विश्वास करते हैं कि कर्म कुछ होता है, एनर्जी कुछ होती है। जी। तो एनर्जी को ही अगर हम लोग एक वर्ड देना चाहें तो हम उसको टैरोट दे सकते हैं। टैरोट बेसिकली अपने शॉर्ट आंसर्स देता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हमारे माइंड में रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब देखिए, हर बार कुंडली का अलग रूल है। मेरा ये मानना है कुंडली, एस्ट्रोलॉजी इज डिफरेंट, टैरो इज डिफरेंट। ठीक है, वो सब एक साथ फूड चेन अगर बनाए अपन तो वो साथ में एक ही साथ जुड़ के आएंगे, बट रोल सबका अलग अलग है। ठीक है, अगर एस्ट्रोलॉजी शेर है तो ये चीता है, तो रहते तो एक ही जू के अंदर है ना, भले ही बातचीत नहीं होती वो अलग बात है। तो टैरोट का क्या है कि टैरोट को कोई भी उसकी मीनिंग का ना ऐसा नहीं है कि आपने एक कार्ड उठाया तो उसका एक ही मतलब है। फॉर एग्जाम्पल, आप हैं, आपके लिए फूल का कार्ड आया, आपके साथ आप किसी को लेकर आए, उसके लिए भी फूल का कार्ड आया। तो ज़रूरी नहीं है कि मैंने आप फूल के कार्ड की जो डिस्क्रिप्शन दी है मैं वही सेम उनको दूंगी। दोनों की लाइफ अलग है, दोनों के ग्रह अलग बैठे हैं, दोनों की
ग्रहों की चाल अलग चल रही है, दोनों की ज़ोडिएक साइन अलग है, सब कुछ अलग है, राशियाँ अलग है, सब कुछ अलग है। मुझे उनको क्या देना है और मुझे आपको क्या देना है, यही तो एनर्जी है जो वो कार्ड मुझे बता रहा है। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में आपने ये समझ लिया सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति ये सब किधर बैठे हैं, इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या है, तो आप एक बार के लिए समझ जाओगे। और आपको कोई कुंडली कराने आएगा तो आप, ठीक है, मैं ये कह रही हूँ कि एस्ट्रोलॉजी में भी आप उस लेवल तक नहीं पहुँच सकते, आपको बहुत सारी चीज़ों की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, फिर ही आप एक प्रॉपर कुंडली एनालाइज कर सकते हो। पर एक बेसिक बात करूँ कि सूर्य की कुछ डेफिनेशंस आपने पता लगा ली, जैसे न्यूमरोलॉजी में ही आपने सूर्य की कुछ पता लगा ली तो आप बोल पाओगे। पर टैरो में मेरा मूड खराब है आज, मेरे को कोई चीज़ बुरी लग गई, मेरे को कोई चीज़ अभी सुहा नहीं रही और आप मुझे बोलो आओ टैरो कर दीजिए मेरा, मैं टैरो नहीं कर सकती। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जैसे हम लोग कहते हैं कि ठीक है हमने सूर्य के बारे में जान लिया, ये जान लिया, और अगर आप आके मुझसे कह रहे हैं आज मेरी कुंडली का एनालाइज कर दीजिए, भले ही मेरा मूड खराब है, तो ठीक है मैं कर सकती हूँ आपकी कुंडली का एनालाइज। क्यों? क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें पता है, ठीक है, मेरे को उसमें भी अपनी एनर्जी बहुत लगानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिलेट कर पाऊंगी। टैरो में बिल्कुल नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि वो पूरा एनर्जी पे चलता है। आज मैं डिस्टर्ब हूँ, मेरा माइंड डिस्टर्ब है, तो हो सकता है मैं कार्ड निकालूँ, मेरे ही निकल आए, आपके ना निकले। तो मुझे उसमें कहते हैं ना कि अपने आप को बिल्कुल बायस्ड कर देना पड़ता है कि अपनी एनर्जी को बिल्कुल भूल जाओ और दूसरे की एनर्जी के साथ जुड़ जाओ, अच्छा, तभी आप जवाब दे सकते हो। तो ये बहुत एग्जॉस्टिंग नहीं होता? ये होता है, लेकिन देखिए किसी की चीज़ को करने में या किसी के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है पर्सनली मुझे, कि मुझे किसी की पर्सनल लाइफ के बारे में, इतना पर्सनल नहीं पर हाँ उनकी लाइफ के बारे में जानने में बहुत अच्छा लगता है कि अच्छा कैसा है, और फिर उस लाइफ को और अच्छा करने में अच्छा लगता है। क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं भी है लाइफ में, कोई परेशानी नहीं भी है, तो भी आपको जनरली टैरो करा लेना चाहिए। करेक्ट। उससे आपको कम से कम ये पता लगता है कि लाइफ में और कितना सक्सेस आने वाला है, और अगर वो आने वाला है तो अभी शायद हम 20% सक्सेस की लाइन में है, अब हमें वो 60% सक्सेस की लाइन में जाना है, तो कैसे जाए? है दोनों में ही सक्सेस, लेकिन परसेंटेज भी तो मैटर कर रही है ना। करेक्ट। बस वही चीज़ है। वाह, तो कितना टाइम हो गया आपको ये करते करते? मेरे को टैरो करते करते, देखिए मैंने शुरू बहुत स्टार्टिंग में जब किया था तब मैं बहुत छोटी थी, तो मैं इस चीज़ को इतना एग्जीक्यूट नहीं करती थी, धीरे धीरे करती थी। लेकिन फ़िलहाल के लिए 5-6 साल हो चुके हैं इसको पूरा स्टार्ट करे हुए और सारी चीज़ें करे हुए। और स्टार्ट भी इस तरीके से हुआ था कि मैंने जब कार्ड्स को फर्स्ट टाइम लिया था, मैंने ये चीज़ कभी किसी से सीखी नहीं है। या तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जीन्स में है, क्योंकि मेरी मम्मी, फिर मेरे मम्मी के जो दादाजी हैं वो सब करते थे सब कुछ, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने एक बहुत बड़ा आशीर्वाद दे रखा है जो उनका हमेशा मेरे साथ रहता है। क्योंकि जब भी मैं रीडिंग करने आती हूँ या मैं रीडिंग की बात करती हूँ, तो मैं जो भी बोलती हूँ मुझे खुद को पता नहीं लगता कि एक्चुअली मैं वो बोल पा रही हूँ, या फिर मैं जब उसको करती हूँ और लोग उसको रिलेट कर पाते हैं तो मुझे बस ऐसा लगता है कैसे रिलेट कर लिया, ओह, हाँ। मैंने कैसे ये बोल दिया, मेरे को कहाँ। और उसके बाद जब मैं शांत से, मतलब अपनी उस चीज़ से हट के फिर मैं उस कार्ड के बारे में सोचती हूँ, यार फूल के कार्ड आया था, ये चीज़ मैंने बोल दी, कैसे बोल दी, कहीं लिखा भी नहीं है मैंने, तो कैसे बोल दी। तब मैं सोचती हूँ कैसे हो गया ये, मतलब मुझे ऐसा लगता है अंदर से कोई एनर्जी है जो आके बस मुझसे उस समय वो चीज़ बुलवा के चली जाती है कि बोल दे। ओह वाओ। हाँ। तो आफ्टर टैरो कैसा फील होता है? आफ्टर टैरो जब कोई ये बताता है, सिर्फ इतना बोल देता है कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो कुछ बताया वो जान के, या फिर मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरी कुछ भी डिटेल्स नहीं ली और मेरे बारे में सब बता दिया, तो मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि, और मुझे एक चीज़ की खुशी होती है कि हाँ मेरे ठाकुर जी अभी भी मेरे साथ इस चीज़ में हैं और वो हमेशा रहें उस चीज़ के लिए। मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि उनको यही, सबको यही कहती हूँ कि भाई मैंने नहीं किया, वो हैं जो किया। क्योंकि सबसे पहले जब मैंने टैरो शुरू किए थे तो मैंने टैरो को सीखा नहीं था, बस नॉर्मली, ठीक है, मम्मी से थोड़ा बहुत सीखा था, क्योंकि देखिए बिना सीखे भी कुछ नहीं होता, तो सीखा था। लेकिन हम लोग बाकी बिहारी जी के मंदिर गए, मैं वहाँ पे अपने कार्ड्स लेकर गई, मैंने वहाँ पे उनके चरणों पे वो कार्ड्स उनको दिए पंडित जी को कि आप उनके चरण लगवा के फिर दे दीजिएगा वापस, और मैं उनको लेकर आ गई। तो कोई आए हुए थे मेरी, मतलब फैमिली में ही लगते हैं, तो वो बोले कि तुम हमारा ही करके देखो। उस समय इतना खैर आता नहीं था,
तो कहा कि ठीक है, जितना आता है उतना, इतना मत सोचना कि पूरा ही हो जाएगा। तो मैंने उनको बस ये बोला कि ठीक है, मैं शुरू करती हूँ, आप मुझे बताना मैं कितना आपके साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। मैंने उनको बताया, वो इतना खुश हुए कि आपने सब कुछ जो भी बताया है वो बिल्कुल करेक्ट है और सारी चीज़ें सही है, और जितनी आपने डायरेक्शंस बताई हैं, जितना आपने जो भी बताया वो सब कुछ बहुत अच्छा है। तो उसके बाद से ना एक कॉन्फिडेंस आ गया कि अब तो यही है जो है। और वो उनने मेरे को, मेरे क्योंकि वो मेरे रिलेटिव्स थे, लेकिन फिर भी उनने मेरे को ना उस चीज़ के एनर्जी एक्सचेंज किया था। और आज तक वो एनर्जी एक्सचेंज जो उन्होंने किया था ना, उसको मैंने कभी खर्चा नहीं किया, उसको रख रखा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी लाइफ का एक चेंजर था। कहाँ मैं जो ये सोचती थी कि नहीं मैं इस चीज़ को अडॉप्ट कर पाऊंगी, और मैंने उस चीज़ को अडॉप्ट किया, मतलब मैंने उसमें पीएचडी कर दी उस दिन। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ठाकुर जी ने ही कुछ डिसाइड किया था। फिर मैंने एक्चुअली लोगों के साथ इंटरैक्ट करना शुरू किया, लोगों के साथ जिनको आता था उनके साथ क्लासेस करनी शुरू करी, सिर्फ इसलिए कि मैं थोड़ा बहुत चल पाऊँ कि एक्चुअली ज़माना कैसे चल रहा है और मैं कैसे उसको अपने तरीके से ले पाऊँ। और थोड़ा देखिए, हर चीज़ में डिग्री होना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए लोगों के साथ, अच्छे-अच्छे जो प्रोफेशनल लोग थे उन लोगों के साथ कनेक्शन किए, उनके साथ बैठे, बातचीत करी, डिग्रीज़ ली, ताकि लोगों को ये भी लगे कि हाँ, कहीं तो किया है। बिकॉज़ मैं अगर किसी को ये बोलूँगी कि मेरे पास वो एनर्जी है, तो जब तक वो मुझसे करवाएगा नहीं, उसको ये चीज़ महसूस नहीं होगी कि एक्चुअली उसके पास है। लोग यही मानते हैं कि एक बार दिखाओ कहाँ से किया है, वो चीज़ है। तो हमने टैरो के पॉजिटिव इफेक्ट्स के बारे में काफ़ी बात करी है, देखा है। एज अ टैरो कार्ड रीडर, क्या इसके कोई नेगेटिव इफेक्ट्स भी होते हैं? क्या इसका कोई नेगेटिव, दोनों के लिए, जो रीडिंग करवा रहा है या जो रीडर खुद है, उन दोनों के लिए कोई नेगेटिव इफेक्ट होते हैं? बिल्कुल होते हैं। देखिए कैसे होते हैं, अगर आप टैरो करवा रही हैं और आप टैरो या फिर कर रही हैं, तो पहली बात जो इम्पोर्टेंट होती है वो ये होती है कि आप टैरो करते टाइम अपने ऑरे में रहने चाहिए। ये सब मेरे कार्ड है, आप मेरे ऑरे में आए हो, मैं आपके ऑरे में नहीं आई हूँ, है ना? तो ये सब मेरे कमांड के, ये एक तरीके से मैं राजा हूँ और ये सब मेरे सिपाही हैं। तो जो मैं बोलूँगी वो ये सब करेंगे। इनफैक्ट कुछ रीडर्स ऐसे भी होते हैं जो अपने कार्ड्स को ही पूरी तरीके से वश में कर लेते हैं, तो वो जैसे चाहेंगे ना वैसा कार्ड खुलेगा। ओह! हाँ, ये तक, इस तक लेवल पहुंच जाता है, लेकिन वो तब किया जाता है जब आपको ऐसा लगता है कि सामने वाले के ऊपर कुछ चीज़ बहुत ज़्यादा उसको हावी कर रखी है, यानी कोई स्पिरिट या फिर कुछ नेगेटिविटी, तब ये किया जाता है। क्योंकि तब आप अपने अपने हिसाब से कार्ड खुलवाओगे, तभी तो सामने वाले उस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा। क्योंकि आप नहीं खुलवाओगे तो एनर्जी है, एनर्जी तो फिर कैसे भी खुल सकती है। और ऐसा जो लोग ये मानते हैं ना कि स्पिरिट्स जो होती हैं या जो भी होती है वो सिर्फ आत्मा इंसान में घुस सकती है, नहीं, वो कार्ड्स में भी घुस सकती है। अच्छा। जो 2024 में मूवी बनी थी टैरोट जी। उसको देखिएगा, और इनफैक्ट सभी देखें उसको। उस मूवी का ना मॉरल समझने की कोशिश करें सब। वो मूवी यही बताना चाह रही है कि उस कार्ड में ही स्पिरिट थी, उस कार्ड के अंदर ही नेगेटिविटी थी। और एक्चुअल में हो जाती है जब आप कार्ड्स को उस तरीके से नहीं रखते, जब आप कार्ड्स को मजाक समझते हो, आप नॉनवेज खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, क्लब्स में जा रहे हो, या फिर कुछ भी आप कुछ भी ऐसा कर रहे हो जो आपके रूल के खिलाफ है, और फिर आप कार्ड्स को छू रहे हो, उनको कर रहे हो लोगों के लिए, तो कोई मतलब नहीं है। कार्ड्स को पॉजिटिव जगह रखने की जगह आपने उनको रख दिया। अब आप ऑब्वियसली बात है, कार्ड्स को आज बाथरूम में जाके रख दीजिए, कोई सेंस? अपने भगवान को आप बाथरूम में थोड़ी ला के रख सकते, करेक्ट। या उनको बैठा के किचन में थोड़ी बिठा सकते हैं जहाँ नॉनवेज बन रहा होगा, नहीं। तो ये भी वही है, लोग इनको कार्ड समझते हैं, ये कार्ड नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ है। मेरे अपने जो मैंने कार्ड्स को डिफाइन कर रखा है, ये जो कार्ड आप देख पा रहे हो बीच में, ये मेरा हार्ट है, और इन सब के अलावा ये मेरी बॉडी के अलग अलग पार्ट है। ओके। तो मेरे हार्ट से ही बाकी चलेंगे, लेकिन बाकी से ही मेरा हार्ट भी चलेगा। तो उसको ऐसी जगह पे रखो, आप अपने हार्ट को ओपनली हर जगह तो लेके भी नहीं जा सकते जी। और उसकी सर्जरी किसी से भी नहीं करवा सकते। जी। हार्ट की सर्जरी के लिए ना सब ये सोचते हैं कि यार सबसे बड़ा जो सर्जन होगा उसी के साथ कराएंगे, क्योंकि ये बहुत ही रिस्क का मामला है। तो ये भी एक तरीके से रिस्क का मामला है। तो इस चीज़ को इतना आसान नहीं समझना चाहिए। जो लोग समझ रहे हैं कि बहुत आसान है टैरो खोल देना, कर देना कुछ भी, इसी के साथ एक स्टोरी भी है
जी। कोई नोन है मेरे, उनके साथ मैं इंटरैक्ट कर रही थी, तो उन्होंने मेरे को ये बताया कि उनने किसी से टैरो करवाया था। टैरो करवाया तो वो जिनने टैरो का किया है, उनने क्या किया कि उनने कार्ड ऐसे दिए। पहले तो उनने पूरी पाइल दी, आप ही रखो और उसको ऐसे रखो और मैं जो जो बोल रही हूँ उसको बोलो। तो उनने, अब देखिए, आपको मेरी कार्ड्स के बारे में कुछ नहीं पता, मैं तो जो आपको बोलूँगी वही आप करोगे, ये सोच के कि अच्छा ये तो जो होता होगा इसका कोई नियम। बिल्कुल। कार्ड्स को रखवा दिया, प्रेयर भी बुलवा दी, सब करवा दिया, और फिर बोला कि कार्ड्स को आप सर पे रख के फिर बोलो जो मैं आपको बोल रही हूँ, कि जो भी आपका क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरा रिश्ता कैसा चलेगा या मेरी हेल्थ कैसी चलेगी या जो भी क्वेश्चन। पहली बात तो जो एक्चुअल टैरो कार्ड रीडर होता है ना, वो कभी भी अपने कार्ड्स को दूसरे को छूने ही नहीं देते। कार्ड में मेरी एनर्जी है, आपके अंदर क्या एनर्जी आप लेकर आए हो मैं नहीं जानती। अगर आपने इनको छू लिया और वो उस एनर्जी के हो गए, तो मेरे को तो 100 बरस भी लग जाएंगे उनको वापस अपनी एनर्जी में लाने में। कार्ड एक ऐसी, देखिए आप मार्केट से कार्ड खरीद के लाते हैं, तो एक बात बताइए, बहुत छोटी सी बात है कि आप कार्ड जब लेकर आते हैं तो कार्ड क्या तब भी एनर्जी में होते हैं, लेकिन वो उस समय बाहर की पूरी पब्लिक एनर्जी में होते हैं। यहाँ लाके आप उनको पर्सनल एनर्जी में करते हो। फिर जब क्लाइंट के साथ बैठते हो तो पर्सनल प्लस क्लाइंट एनर्जी होती है उसमें। अच्छा। हाँ, उसकी भी अलग अलग एनर्जीज का फॉर्म है, और कार्ड के अंदर खुद के अंदर जो एनर्जी है वो तो है ही। तो आप इतनी सारी चीज़ों को एक साथ जोड़ रहे हो और इतनी सारी चीज़ों को कनेक्ट करके फिर आप उसकी रीडिंग कर रहे हो, तो वो एक, ये सब एनर्जी का खेल है। आज आप उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मैं इतना बोल रही हूँ, ये सब एनर्जी है। मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मुझसे बात कर रहे हो, जैसे कि एक बहुत छोटी सी चीज़ है, आप आज मेरी चीज़ को सुन रहे हो, मेरी एनर्जी को सुन रहे हो, जो साउंड थेरेपी कहलाती है, जी। है ना। पिछले जन्म में मैंने इतना ही बैठ के आपका सुना होगा, इस वजह से आज आप मेरा इतना सुन रहे हो। वाह, तो आप मेरी एनर्जी को पे कर रहे हो या मैं आपकी एनर्जी को पे कर रही हूँ, दोनों बैलेंस चल रहा है। ऐसा नहीं है आप मुझसे मिले हो तो वो कोई कारण है। हम लाइफ में किससे मिलते हैं, कब मिलते हैं, क्यों मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो सब एनर्जी का खेल है और वो सब डिसाइडेड है। लोग ये मैंने एक बहुत बहुत जगह ये चीज़ सुनी है, स्पेशली यूथ से सुनी है, ठीक है। इवन मैं खुद भी यूथ हूँ तो क्या ही यूथ से सुनी है, लेकिन हाँ, मतलब एक चीज़ है ये कि हम कर्मा पे विश्वास करते हैं, कर्म पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम एस्ट्रोलॉजी, टैरोट, न्यूमरोलॉजी, इन सब पे विश्वास नहीं करते। कर्म पे करते हैं, एनर्जी पे करते हैं। ये आप किसी से भी सुन लोगे ना, वो ये बोलेंगे हाँ हम ये स्पीच पे करते हैं कि हाँ घूम फिर की चीज़ हमारे ऊपर आती है। हर कोई डरता है इस चीज़ से कि अरे नहीं यार, अच्छा करो कहीं घूम फिर पे हमारे पे आ जाए। तो जब आप, और फिर लोग ये कहते हैं कि आप जो भी बताते हो टैरो से, एस्ट्रोलॉजी से, वो सच नहीं हुआ। तो मेरे लाइफ का हमेशा से एक रूल रहा है, मैं पहली बात तो किसी भी चीज़ पे 100% गारंटी नहीं देती, 99.9%, ठीक है। क्यों? मेरे खुद के जीने की या फिर मेरे कुछ भी करने की खुद की कोई गारंटी नहीं है, मैं क्या गारंटी दूंगी किसी को। दूसरी चीज़, मेरे टैरो के साथ हमेशा मैंने एक चीज़ बना रखी, मेरे टैरो गाइडेंस के लिए, आपको जिस रेल पे चल रहे हो उससे सही रेल पे लाने के लिए, उस चीज़ को बेहतर करने के लिए, और अगर बेहतर पे खड़े हो तो और ज़्यादा बेहतर करने के लिए। अगर आप इम्प्रूव होना चाह रहे हो तो इम्प्रूव करने के लिए, अगर आप इम्प्रूव हो तो और चीज़ों का इम्प्रूवमेंट लाने के लिए। सिर्फ मेरा ये मोटिव नहीं रहता है कि मैं किसी को भी ये बोलूं कि नहीं ये है, अब चाहे वो पॉजिटिव डायरेक्शन हो चाहे वो नेगेटिव डायरेक्शन हो, हाथ पकड़ के तुमको खींच लिया तुम चलो। आपका जो कर्म है वो ऑलरेडी आपकी डेस्टिनी डिसाइडेड है। मेरी डेस्टिनी में अगर ये लिखा है कि यशी, नहीं फॉर एग्जांपल आपकी में लिखा है नितिका जी आपको जयपुर जाना है, सोच लिया है, ठान लिया है, फाइनल है जाना है। अब नितिका जी के ऊपर है कि वो पैदल जाए तो वो 4 दिन में पहुंचेंगी, गाड़ी से जाएं तो 2 घंटे में पहुंच जाएंगी, एयरप्लेन से जाएं तो आधे घंटे में ही पहुंच जाएंगी, ट्रेन से जाएं तो उस पर पहुंच जाएंगी। वो नितिका जी के ऊपर है जी। अब नितिका जी किसी का गाइडेंस ले लें कि अरे नितिका जी आप गाड़ी से ही जाओ क्योंकि आप इतना सामान लेके जा रहे हो, सब कुछ जब वो है, और नए हाईवे से ही जाओ क्योंकि वहाँ से आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा। उनने उनकी बात मान ली तो इस चीज़ में क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट हो, उनकी लाइफ सरल हो गई। किसी ने नहीं सुना तो वो ट्रेन से चला गया, ट्रेन से जाके नितिका जी ने पहले धक्के खाए, फिर वहाँ पे बैठे, फिर वो जो चाय ले लो, ये ले लो, वो ले लो सुनी,
और फिर उसके बाद वो वहाँ से उतरने के बाद भी थोड़ा सा ऑटो में बैठ के या मे बी कैब में बैठ के वो जिस भी डेस्टिनेशन तक उन्हें जाना था वो वहाँ गई। तो पैसा तो उनका उतना ही लगा, चीज़ें तो उनकी उतनी ही लगी, एनर्जी तो उनकी उतनी ही लगी, लेकिन बस उनने अपनी एनर्जी को गाड़ी से आके और आसान कर दिया और उसमें एक इम्प्रूवमेंट ला दिया और उस चीज़ को जल्दी हासिल कर ली। टैरो भी यही है, डेस्टिनी लिखी है, किसी को मरना होगा वो चला ही जाएगा, यू कैन नॉट डू एनीथिंग, बट प्रयास तो कर लो। सो ट्रू। आपको अगर कोई मुझसे आके ये बोल, मैंने बहुत सारे लोगों को ये देखा, इसीलिए शायद मैं ये बात छेड़ रही हूँ। कुछ लोग ये कहते हैं हम इस पे पास हो जाएंगे या हमें ये मिल जाएगा। ठीक है, मैंने कह दिया मिल जाएगा। लोग ये सोचते हैं अरे यार कह दिया मिल जाएगा, आप कुछ नहीं करते। कर्म तो करो, तभी तो फल की प्राप्ति के बारे में सोचो। एग्जैक्टली। आप तो कर्म ही नहीं कर रहे और आप ये सोच रहे हो उसने फल बता दिया। अब ऑब्वियस सी बात है, आप बीज बोओगे तभी तो वो बनेगा। एग्जैक्टली। कृष्ण जी ने भी बहुत सारे कर्म किए थे, जबकि वो तो भगवान थे, उनको तो पता है कि फल क्या निकल के आएगा। लेकिन मैंने एक चीज हमेशा जहाँ पे भी सुनी है कृष्ण जी की, वो समय को बहुत महत्व देते थे कि ये अगर समय नहीं है ना इस चीज का, तो अभी इस समय पे मैं ये काम नहीं करूंगा, जब समय आएगा तभी। क्या उनके लिए राधा जी के साथ रहना मुश्किल था? नहीं था, उनकी छुटकी का काम था, वो 2 मिनट में उनके साथ रह सकते थे और सब कुछ ठीक कर सकते थे। पर वो यहाँ धरती पे जब मनुष्य योनि लेकर आए थे तो उन्हें पता था कि मैं यहाँ पे कुछ कर्म सही करने आया हूँ, मुझे डेस्टिनी पता है, लेकिन मेरे को उनको उस तरीके से चलाना है कि मैं पहुंच जाऊं वहाँ, अचीवमेंट कर। तो वो भगवान के ये काम जानते थे। क्या रावण को नहीं पता था कि वो मरेंगे? और इनफैक्ट मैं तो उनको रावण जी और बोलती हूँ, क्योंकि मैं उनको वो रिस्पेक्ट देती हूँ। वो बहुत बहुत विद्वान थे, उनके जितना विद्वान कोई नहीं हो सकता, उनके जितना लॉयल कोई नहीं हो सकता। अपने धर्म के प्रति इतना पैशन मैंने किसी के अंदर नहीं देखा। तो क्या रावण को ये बात नहीं पता थी कि उनको मरना है? वो भी राम जी के हाथों, उनको सब पता था, उनको सब पता था। शिव जी के सबसे प्रिय भक्त थे वो चाहते तो वो 2 मिनट में शिव जी, उनने ही शिव तांडव स्तोत्रम का उत्पन्न किया है, तो वो तो कुछ भी कर सकते थे, मैं तो ये मानती हूँ। वही बोल देते कि भैया शिव जी आप मेरे को यही वरदान दे दीजिए कि मैं जीवित रहूं हमेशा, या जो भी है। हाँ एग्जैक्टली। कैसे मान लेते राम जी? शिव जी को भी पता था कि ये अपना जो कर्म कर रहा है उसका फल इसको एक दिन मिलेगा, उनको भी पता था कि मेरे को ये मिलेगा, पर वो फिर भी वो कर्म कर रहे थे क्योंकि उन्हें वो चीज़ काटनी थी। हम लाइफ में जो भी करते हैं किसी ना किसी कारण की वजह से करते हैं, और कई बार जो गलती से भी कर देते हैं ना, मेरा मानना है कि वो गलती से भी हम इसलिए करते हैं कि हम उस कर्म को काट दिए। शायद वो कर्म हमें 2 घंटे में काटना था, और हो सकता है कि क्या वो कर्म हमें 2 साल में भी काटना पड़ जाए। तो वो कर्म के ऊपर, एनर्जी के ऊपर। वाह, ये है बस। ये बस नहीं, बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं कहूँगी, बहुत ही सुंदर तरीके से जो होता है ना, आज की यूथ को जो चीज़ समझ आया उस तरीके से इतना इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आपने समझाया। अब वापस अगर हम अपने टैरो पे चले, तो क्या ये कार्ड से पहले भी बिना कार्ड्स के, या ये जो साइंस है बेसिकली, आपने मुझे ये बताया कि ये एनर्जी पे काम करता है, बट बिना कार्ड्स के, जैसे आज के टाइम पे तो हम देखते हैं बहुत तरीके के कार्ड्स है, बट ये शुरू कैसे हुआ? ये सब कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, ये शुरू ऐसे हुआ कि कार्ड अपने बनाना मुश्किल नहीं है। अच्छा। हाँ, मैं भी अपने कार्ड्स डिज़ाइन कर सकती हूँ, कोई और नॉर्मल टैरो कार्ड रीडर भी अपने कार्ड्स को डिज़ाइन कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। कार्ड्स पहले सिंबल पे चलते थे। ओके। नॉर्मल जो अपने ज़ोडिएक साइन के सिंबल है उन पे चलते थे। धीरे धीरे कार्ड्स को मीनिंग दिया। अच्छा, पहला ये कार्ड, दूसरा ये कार्ड, तीसरा ये कार्ड, चौथा ये कार्ड, पांचवा ये कार्ड, उसको फिर पहले अपनी कुंडली के ग्रहों के साथ रिलेट किया, राशियों के साथ रिलेट किया, न्यूमरोलॉजी के साथ रिलेट किया। फिर जब कार्ड का जब एक नंबर निकल के आया, उसके बाद उसका नाम निकाला। जैसे बच्चा होता है, पहले हम बच्चे का वेट देखते हैं, वेट के बाद फिर हम सोचते हैं कि अब अच्छा, अब ये टाइम हो गया, अब इसका नामकरण करें कि उसको दुनिया किस नाम से पुकारेगी। फिर नामकरण के बाद उसकी आगे आगे चीज़ें करते रहते हैं, और शायद नामकरण, डेट ऑफ बर्थ और इन सब चीज़ों के बाद ही आप किसी की कुंडली निकाल सकते हो। बिल्कुल। आपके पास नाम नहीं है तो भी नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो भी नहीं, समय नहीं है तो भी नहीं। तो बस वही चीज़ है कि टैरो में कार्ड्स को सिंबल से पहले शुरू किया था, फिर धीरे धीरे सबने सोचा कि अब इस तरीके से, अब
एक बात बताइए, कृष्ण जी को ना आपने देखा, ना मैंने देखा, ना ही पूरी ऑडियंस ने देखा। हम तो जो मूर्ति में देखते हैं हम वही मानते हैं वो हमारे भगवान है। ठीक, वही उनके लुक होंगे, वही वही वो ऐसे दिखते होंगे, वही वो बांसुरी लेके खड़े होंगे। ये सिर्फ हमारी इमेजिनेशन है, लेकिन जिनने देखा है उन्हीं ने तो सत्य बताया है कि वो ऐसे दिखते थे। तभी तो पहली जो मूर्ति बनी होगी वो मूर्तिकार ने उनकी बात सुन के, कहते हैं कि कृष्ण जी के जो पर पोते थे उन्होंने बताया था कि मेरे दादाजी ऐसे दिखते थे। तो तभी तो बताया है और तभी तो बनाया है। तो बस कार्ड्स का भी यही है कि शुरुआत सिर्फ सिंबल से हुई थी, फिर जब कार्ड का नाम निकल गया, जब सारी चीज़ें निकल गई, तो फिर कार्ड को डिफाइन करने लोग गए। जब आपको किसी का पर्सनलाइज, आज मुझे कोई ये बोलेगा कि आपने नितिका, चलिए मैंने नितिका जी को देखा पर मैं भूल गई, पर मेरे को ये याद है कि वो किस स्वभाव के हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो मैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ। तो मैं आपकी स्पेसिफिकेशन से आपके अंदर की जो चीज़ें हैं उसको ही रख के तो मैं आपकी तस्वीर बनवा पाऊंगी। एग्जैक्टली। बस वही चीज़ है कि आपको कार्ड देख के समझ में आ जाए कि अच्छा वो ये बताना चाह रहे हैं, उसी हिसाब से अब कार्ड को लोग बनाते हैं और अच्छा बनाते हैं। ओके, तो जैसे आप हैं, आप एक कार्ड को किसी नज़रिए से देखोगी, कोई और टैरो कार्ड किसी और नज़रिए से बिल्कुल। देखेगा, तो क्या इसमें वो ही सेम कार्ड का मीनिंग नहीं बदल जाता? नहीं बदलता, क्योंकि मैंने कहा ना एनर्जी पे काम चलता है। अब जैसे छोटी सी बात है, मैं पर्सनली जब भी डेविल का कार्ड आता है तो मैं रीडिंग को क्लोज कर देती हूँ, लेकिन अगर कोई और रीडर होगा तो वो नहीं बंद करेगा। या मैं पर्सनली अवॉइड करती हूँ कि जब लड़कियां मेंसेस में होती हैं तो वो ना तो टैरो करें और ना ही करवाएं। लेकिन कोई और होगा वो ये कहता है कि मेरी तो काम ही नहीं चलता बिना टैरो कराए, अब वो चाहे कभी भी हूँ मैं, ये तो एनर्जी का मामला है तो इसमें क्या। तो कोई ये भी समझे कि आप उस टाइम पे एक ऐसी एनर्जी से के साथ हो रहे होते हो कि उसमें आपके लिए नेगेटिव ज़्यादा होता है। 90% आप नेगेटिव होते हो और 10% ही पॉजिटिव होते हो। आपका अपनी बॉडी पे कंट्रोल नहीं है तो आप किसी और चीज़ पे क्या कंट्रोल रखो। करेक्ट। तो इसलिए उस टाइम पे कार्ड्स को नहीं छूना चाहिए, लेकिन लोग ये सोचते हैं कि छू लेना चाहिए, कर लेना चाहिए। अभी वो नहीं रिजल्ट दे रहा, लेकिन कभी बाय चांस आपने कोई ऐसी जगह पे कर लिए या कोई ऐसी जगह पे टैरो हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर मैं एक टैरो कार्ड रीडर के पास जा रही हूँ, तो क्या ऐसी चीज़ें हैं जो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होंगे जो अपने आप को एक बहुत अच्छे लेवल पे दिखाते हैं, उनके चार्जेस भी बहुत हाई होते हैं, जो हमारे को लगता है एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट ही है हमारे लिए। तो हमारे को इतना पैसा खर्च करने से पहले, या फॉर दैट से पैसे भी नहीं हो बट किसी पे ट्रस्ट करने से पहले, एक अच्छा टैरो कार्ड रीडर की पहचान क्या हो सकती है? एक अच्छे टैरो कार्ड रीडर की पहचान, देखिए टैरो कार्ड जो रीडर्स होते हैं ना, कपड़ों की तरह जिसको जो पसंद आ जाए वो लेने वाली बात है। लेकिन अच्छे टैरो कार्ड रीडर की पहचान, या आप उसके पास अगर जा भी रहे हो तो उसकी पहचान एक ही चीज़ बताती है कि आप जब किसी के साथ बैठते हो ना, आज आप मेरी एनर्जी में बैठे हो जी, 10 घंटे तक बैठे रहिए, ये एनर्जी आपको परेशान नहीं करेगी, ये एनर्जी आपको चुभेगी नहीं। लेकिन अब आप किसी और के साथ बैठ जाइए, भले ही उसकी कितनी भी पॉजिटिव एनर्जी क्यों ना हो, दिन रात पूजा पाठ क्यों ना करता हो, कुछ समय बाद ना किसी की एनर्जी चुभने लग जाती है। आज आप किसी के साथ बैठते हो तो आप ये नहीं सोचते अरे यार ये इंसान के साथ हम कंफर्टेबल है नहीं। कंफर्टेबल ना होना ये सब तो अब बनाई हुई चीज़ें हैं जो अपन खुद बना रहे हैं अपने आप को और अच्छा दिखाने के लिए। पर एक्चुअल बात होती है एनर्जी की, कि अरे यार इसकी एनर्जी और मेरी एनर्जी मैच कर रही है नहीं कर रही जी। इसकी आज आप मेरे कार्ड, इतने सारे कार्ड के बीच में हो, मैं ये सोचती हूँ यहाँ पे 100 लोग हैं और अकेले सिर्फ नितिका जी, मैं 100 लोग के साथ खड़ी हूँ, नितिका जी अकेले के साथ खड़े हैं, तो भी वो 100 लोग आपको परेशान नहीं कर रहे, वो एनर्जी आपको खराब नहीं कर रही। कुछ रीडर्स के साथ बैठ के कई बार ऐसा लग जाता है, पता ही लग जाता है, क्योंकि आजकल सब एनर्जी के साथ जुड़े हुए हैं और सबको पता है कि कैसे वो एनर्जी अच्छी हो सकती है, कैसे बुरी हो सकती है। ये नॉलेज सब जानते हैं, और स्पेशली सोशल मीडिया जो कि राहु है, तो वो तो हद से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाने का काम कर रहा है। ठीक है, इसी में हम अगर थोड़ा सा शुक्र को जोड़ दें, कैसे जोड़ दें शुक्र को? शुक्र क्या करता है? तीव्रता लेकर आता है। शुक्र क्या करता है? जब जितना आप गहराई में घुसते जाते हो उतना आपका शुक्र स्ट्रांग होता रहता है। ओह अच्छा। टैरो को भी मैं शुक्र मानती हूँ। क्यों मानती हूँ शुक्र?
क्योंकि टैरो में ना अलग अलग हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को है, हर बार कुछ ना कुछ नया खोलने को है, हर बार कुछ ना कुछ नए तरीके से करने को है। शुक्र है ये मेरे शुक्र को और बलवान बना देगा, क्योंकि मैं कभी भी टैरो एक फॉर्मेट पे करती नहीं। तो टैरो कार्ड रीडर की पहचान तभी होती है जब आप एक तो उससे बात करोगे और आपको पता लगेगा कि वो अपने कार्ड के प्रतिशत कितना कॉन्फिडेंट है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं हाँ करवा लीजिए, लेकिन हो सकता है कि कार्ड सही आ जाए, नहीं आ जाए। क्यों? अपने कार्ड पे तो विश्वास रखिए। सामने वाला कुछ भी पूछ ले, हमें पूरा विश्वास है हमारे कार्ड में निकाल के देंगे ही देंगे। तो और दूसरी बात, जैसे आपने पूछा कि इतना कोई, हाँ ठीक है, देखिए आज की लाइफ में पैसा भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के टाइम पे इमोशनल कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा पावरफुल है। लेकिन देखिए क्योंकि ये एक ऐसा ज़माना आ गया है, क्योंकि ये ऐसा टाइम चल रहा है जहाँ पे ना आप इमोशनली किसी से कनेक्ट होने से पहले बहुत बार सोचते हो कि यार कनेक्ट होएं, कहीं दिल टूट गया तो, कहीं जमी नहीं तो। करेक्ट। तो इसलिए ये माना जाता है कि पैसों तक ही रखो तो ठीक है, पैसों वाला कनेक्शन रखो तो ठीक है, चला भी जाएगा तो कोई बात। तो जब आप कितना भी अमाउंट, मैं ये नहीं कह रही कम या मैं ये नहीं कह रही ज़्यादा, इनफैक्ट जो कम भी कर रहा है उसने भी एक रुपये जोड़ के ही बनाया होगा, और जो ज़्यादा भी कर रहा है वो भी जोड़ रहा है। तो कितना भी अमाउंट आप कर रहे हो, लेकिन आपको एक चीज़ समझ में आ रही है, सामने वाले की बैठते ही सामने वाले की ना एनर्जी पता लग जाती है कि वो कैसा है। और अगर आप ऐसे है कि आजकल फ़ोन का सिस्टम चलता है, फ़ोन पे बात होती है, सब कुछ फ़ोन से होता है, तो एक चीज़ ये है कि आप उसके बारे में पहले देख के ही तो आ रहे हो, उसकी सारी चीज़ों को सुन के ही तो आ रहे हो। तो इतना तो आपको पता लग ही जाता है कि यार उसकी एनर्जी कितनी पॉजिटिव ये है। क्या टैरो के अंदर एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वो भी एक पार्ट है, और ये कितनी एडवांस है? मतलब अगर हम बात करते हैं टैरो में, हम हमेशा ये कह रहे हैं कि ओके कार्ड्स है सामने, कार्ड से जो रीडिंग हो गई, बट इसके आगे क्या क्या इसमें इतनी एडवांसमेंट्स है कि आपको रीडिंग के बाद और किस हद तक आप पहुंच सकते हो एक इंसान की लाइफ? देखिए टैरो का कनेक्शन न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी दोनों से है, ग्रहों से भी है, ग्रहों की चाल से भी है, न्यूमरोलॉजी में नंबर से भी है, नंबर के अंदर डेफिनेशन से भी है, सब कुछ से, मेरा ये मानना है। लेकिन अगर आप ये बात कर रहे हो कि कितना है और कैसे है सारी चीज़ों का, तो एक चीज़ जो मुझे दिखाई पड़ती है और एक चीज़ जो मैं समझाना चाहूँगी वो ये है कि देखिए टैरोट को ना बहुत तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे आपने 9 कार्ड्स खोल लिए, अंदर आपने फिर 9 कार्ड्स खोल लिए और फिर एक बीच में 1 कार्ड खोल लिया, तो 9 ग्रह हो गए आपके, 9 ही आपके घर, जो 12 राशियाँ हो गई, 12 कार्ड खोल लीजिए, बीच में 1 कार्ड खोल लीजिए जो ओवरऑल उसको गाइडेंस दे रहा है, तो वो आपको पूरा बताएगा। ये करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगर मैं एक बहुत ही नॉर्मल शब्द में बोलूँ तो मैं यही बोलूँगी, करने वाले के ऊपर डिपेंड, जो कर रहा है वो किस तरीके से कर रहा है। कुछ लोग सिर्फ टैरो ही टैरो करते हैं, कुछ लोग सच में टैरो न्यूमरोलॉजी दोनों को जोड़ के करते हैं, कुछ लोग हैं जो सिर्फ टैरो एस्ट्रोलॉजी को जोड़ देते हैं, कुछ सिर्फ एस्ट्रोलॉजी के फॉर्म से करते हैं। तो वो तो डिपेंड करता है कि आप किससे जोड़ रहे हैं। लेकिन हाँ, टैरो के खुद के अंदर भी एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी का कहीं ना कहीं हिस्सा होता है। नंबर्स भी होते हैं उसमें, ज़ोडिएक नंबर भी होते हैं, न्यूमेरिकल नंबर भी होते हैं, और ग्रह भी होते हैं कि अच्छा ये कार्ड कौन से ग्रह को बता रहा है, ये तक होता है। बहुत सारे लोग ना टैरो को एक बहुत नेगेटिव चीज़ भी दिखाते हैं कि मतलब भूत प्रेत आ जाते हैं ये सब। तो क्या ये इतनी डरावनी चीज़ है? क्या टैरो डरावना है? देखिए टैरो डरावना नहीं है एक तरीके से, और है भी। कैसे? मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि जिस तरीके से रखोगे उसी तरीके से वो चीज़ हो जाएगी। जैसे आज आप हैं या मैं हूँ, अगर मेरे को आज आप एक पॉजिटिव एरिया में रखोगे, चाहे मैं कितनी भी नेगेटिव क्यों ना हूँ, थोड़ा टाइम बाद मैं पॉजिटिव हो जाऊँ। बिल्कुल। अगर आप मेरे को नेगेटिव एरिया में रखोगे और मैं नेगेटिव हूँ, तो मैं नेगेटिव का अप लेवल हो जाऊंगी। ठीक। तो टैरो भी वही चीज़ है। और आप एक चीज़ देखना, चाहे वो टैरो हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज़, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, पॉजिटिव 90% है, नेगेटिव 40% है, तो भी आप ये देखिएगा कि कोई भी चीज़ हो वो नेगेटिविटी में ज़्यादा जाती है, पॉजिटिविटी में नहीं जाए। क्योंकि क्या होता है, पॉजिटिविटी बहुत पॉजिटिव होती है, इस वजह से उसको
इतनी जल्दी वो किसी चीज़ को अडेप्ट नहीं करती और कोई भी चीज़ उसके अंदर सम्मिलित नहीं होती। नेगेटिविटी का तो ऐसा है कि वो तो है ही नेगेटिव, वो तो मंडराती ही रहती है। तो इसीलिए टैरो का भी इसी प्रकार रहता है और स्पिरिट कार्ड्स और इन सब से ही रीडिंग ज़्यादातर करनी चाहिए। विच रीडिंग्स या जो भी नेगेटिव रीडिंग्स होती हैं, स्पिरिट रीडिंग्स होती हैं, उनको नॉर्मल कार्डों के साथ रिलेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि कार्ड कोई भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ रूल्स होते हैं, कुछ दायरे होते हैं, उनमें रहना चाहिए। मेन ये रहता है कंसर्न। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना ऐसा शो करते हैं कि उनके अंदर कोई स्पिरिट आ गई है या उनके अंदर कोई आत्मा आ गई है, कोई ऐसी एनर्जी आ गई है, वो उनको जो सामने वाला है वो उन तक कार्ड की गाइडेंस दे रहा है या उसके थ्रू वो कार्ड गाइडेंस दे रहे हैं। तो क्या ये सच में होता है या ये सिर्फ एक दिखाने का नजरिया है? देखिए, कुछ लोगों के केस में ही होता है, लेकिन सब लोगों के केस में नहीं होता है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनने कोई सिद्धि कर रखी हो, या मे बी वो वर्क ही ऐसे करते हो, या वो विच रीडिंग कर रहे हो तो। लेकिन विच रीडिंग में भी ज़रूरी नहीं है कि कोई भी बोल रहा है कि मैं विच रीडिंग कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि हाँ, उनके अंदर कुछ है। आधे से ज़्यादा लोग बस उस चीज़ को प्रिटेंड करते हैं ताकि लोगों को लगे अरे कुछ आ गया है, क्योंकि कोई आके आपको कुछ नहीं बता सकता, कार्ड ही बता सकते हैं जो बता सकते हैं। मेरे अंदर आज कोई घुस जाए भूत और मुझे बोल दे अरे ये बोल वो बोल, अब भूत कभी बोलेगा ही नहीं कि तू कुछ किसी के लिए अच्छा बोलो, तो हमेशा बुरा ही बोलने को बोलेगा, क्योंकि वो खुद ही बुरा है। या तो आपके अंदर कोई पॉजिटिव चीज़ हो, तब तो आपको समझ में भी आता है। मैं ये कहती हूँ कि मेरे को ऐसा लगता है कि ठाकुर जी, पर ठाकुर जी मेरे अंदर आके मुझे नहीं बोलते, वो बस मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एनर्जी भेज रहे हैं जो मेरे को बोलने के लिए मजबूर कर रही है कि ये चीज़ बोल दे। बस वो मेरे एक गाइडर है। वो उनको मैंने कोई वो थोड़ी सैलरी पे थोड़ी रख रखा है कि नहीं आओ इस टाइम पे मुझे बोल दो। हाँ, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। ये सब बस लोगों को डराने का या लोगों को डिमोटिवेट करने का तरीका है, बस मैं ये मानती हूँ। बहुत सारे लोग ना ऐसे होते हैं जो कि एक टैरो एक्सपर्ट को या किसी भी अकल्ट एक्सपर्ट को ना टेस्ट करने आते हैं बिल्कुल, कि जैसे कि मैं ज़्यादातर लोगों को मैंने कुछ फेक आईडीज़ बना रखी हैं, और मैं ये जो एस्ट्रोसेज, एस्ट्रो योगी, बहुत छोटे-छोटे ऐप है, इन पे बैठती हूँ रात में, और मैं बस लोगों को ये देखती हूँ कि तुम कैसी रीडिंग कर रहे हो। क्योंकि वो लोग इतने इतने कॉन्फिडेंस से माँगते हैं, अरे आपका डेट ऑफ बर्थ दीजिए, आपका ये चाहिए, आपका वो चाहिए, और उसके बाद भी वो निकाल के देते हैं। समझ में नहीं आती वो चीज़ें। तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप क्यों, अगर आपके पास शिक्षा नहीं है तो आप वो शिक्षा प्राप्त करो, पर आप गलत गाइडेंस क्यों दे रहे हो? ये कोई एग्जामिनेशन हॉल नहीं है, और ना ही ये कोई पढ़ाई है। लोग इसको पढ़ाई मानते हैं कि यार 2 महीने का कोर्स, 5 दिन का कोर्स, 7 दिन का कोर्स, 1 साल का कोर्स, और खेल खत्म, मिल गया डिग्री, चलो शुरू कर देते हैं काम। नहीं, आज के टाइम पे मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा ब्लेसिंगफुल मानती हूँ। क्यों मानती हूँ? क्योंकि मेरे पास वो चीज़ है जो पूरी दुनिया के पास नहीं है। डॉक्टर कोई भी बन सकता है, ज़्यादा मेहनत कर ले तो। इंजीनियर कोई भी बन सकता है, ज़्यादा मेहनत कर ले तो। पर ये जो एनर्जी है, ये जो पावर है, ये हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। ये वो कुछ गिने चुने हम आप में, मेरे में या बाकियों में लोग हैं जो कर सकते हैं। अकल्ट साइंस में हर कोई आके नहीं बैठ सकता, ना उसके बारे में कोई चर्चा कर सकता है और ना ही उसमें आके बैठ सकता है। वो सिर्फ वही कर सकता है जो एक्चुअली कोई अच्छे कर्म कर रहा होगा। ये मेरा मानना है। क्योंकि हम अपने बुरे कर्म को जैसे देते हैं ना, कहते हैं ना कि आप बुरे कर्म काट रहे हो, तो आप अपने अच्छे कर्म भी काटते हो, बढ़ाते भी हो, काटते भी हो। ऐसा नहीं है कि अच्छे कर्म तो टिके हुए हैं, बुरे कर्म कटते रहते हैं। नहीं, आज आप किसी अच्छे पॉजिटिव इंसान के साथ बैठे हो, तो अगर आपके अंदर 100% ऑफ अच्छे कर्म है, तो आपके अंदर वो 90 भी हो सकते हैं, क्योंकि आपने 10% दे दिए। इसलिए कहते हैं ना, आज मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, तो मैं अपने अच्छे कर्म, अच्छी एनर्जी आपको भी दे रही हूँ ताकि आप पॉजिटिव रहो। तो उस केस में इसलिए कहते हैं एनर्जी एक्सचेंज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज मैं जब तक अपना कर्म दे रही हूँ और मुझे उसके बदले कुछ नहीं मिलेगा, तो मेरा कर्म आपको नहीं लगेगा। उसको लगाने के लिए एनर्जी एक्सचेंज करना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे लोग जो ऐसे टेस्ट करने जाते हैं अपने एक्सपर्ट्स के पास, जो जैसे आप तो खैर इसमें ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं, तो आप एक अलग नज़रिए से जा रही हैं, बट जो हम जैसे लोग जिन्हें कुछ नहीं पता, वो जब टेस्ट करने जाते हैं, क्या ये उन पे उल्टा भी पड़ सकता है? बिल्कुल पड़ सकता है। अगर देखिए, कुछ चीज़ें ना चेक करके करी जाती हैं। पहली चीज़ जो चेक करके करी जाती है वो ये है, जब आप बैठ रहे हो ना, तो आप एक बार ये देखो कि आपको कैसा लग रहा है, कैसा ऑरा महसूस कर रहे हो आप, कैसी फीलिंग आ रही है आपको उनके साथ बैठ के कि अच्छा
ये कुछ लग रहा है कि ऐसी कुछ बात है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो एक नॉर्मल इंसान को समझनी चाहिए। आप मेरे साथ बैठे हो, इतनी देर से बैठे हो, सिर्फ पब्लिकली नहीं, नॉर्मल भी अगर आप मेरे साथ बैठे हो, क्या आपको बैठ के ऐसा लग रहा है कि अरे यार इसके साथ बैठ के ना थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है, इसके साथ बैठ के इसने जो ये पहन रखा है, ये जो कर रखा है, ये बहुत अजीब लग रहा है, ये मेरी आंखों को चुभ रहा है, ये मेरी आंखों को परेशान कर रहा है। क्योंकि आप नॉर्मली जब किसी के साथ बात कर रहे हो, या आप किसी के साथ, कुछ लोगों की टोन ही ऐसी होती है बोलने की कि अरे यार ऐसा लगता है अब इससे बात नहीं करनी चाहिए। जब अपन किसी के साथ बैठते हैं या हम किसी से बातचीत करते हैं, अगर हम कॉल पे बात कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा लगता है ना यार इससे कॉल पे बात किया, कॉल पे बात करने में अच्छा लग रहा है या अच्छी लग रही है, तो इसके साथ बात करनी चाहिए। वो आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी होती है जो आपको उसके प्रति ले जाती है। अब कोई लोग ये कहेगा यार कुछ लोग तो दिखावे में भी बात करते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी बात करते हैं। तो आपके अंदर की जो सोल है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, वो एनर्जी इतनी ब्राइट होती है, इतनी पावरफुल होती है, इतनी स्ट्रांग होती है कि वो एनर्जी आपको दूसरे के पास अट्रैक्ट करवा के ही दम लेती है। और जो जिसके साथ आपका लिखा होगा ना, वही मिलेगा, दूसरा नहीं मिल सकता। ये मेरे को लगता है कि उसूल है लाइफ का। तो अगर अब हम इस पे आए कि कोई भी टैरो अगर करवा रहा है, ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे भी बताइए। पहले तो बहुत सारे लोग ये यहाँ ऐसे भी देख रहे होंगे जो शायद इस साइंस को सीखना चाहते हैं। तो मैं इसमें ये पूछना चाहूँगी कि ये साइंस सीखने में, टैरो सीखने में कितना समय लगता है, और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद एक इंसान अगर सीखने आ रहा है तो उसको ये पहले से पता होनी चाहिए? देखिए कितना टाइम लगता है तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी भी मेरे को ऐसा लगता है कि मैं भी कोई सीखी हुई नहीं हूँ। मैं भी कुछ चीज़ों को सीख रही हूँ, और हर बार जब मैं अपने कार्ड्स खोलती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा इस बार ये सिखाया कार्ड ने, दूसरी बार ये सिखाया, या किसी से बात करती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है अच्छा इसने मुझे ये सिखाया। तो सीखने की कोई वो नहीं है कि अरे 6 महीने या 3 महीने या 10 महीने ही सीख सकते हो। पर हाँ, जैसे मैं एज ए टीचर जब मैं टैरो सिखाती हूँ तो मैं मेनली ये बोलती हूँ कि या तो 6 महीने का कोर्स है या 3 महीने का कोर्स है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा वाला लेते हो, बेसिक एडवांस, वो आपकी इच्छा। और जब आप सीखने आ रहे हो तो क्या चीज़ मैटर करती है, आप चाहे ऑनलाइन ही सीख रहे हो, पर आप अपने टीचर के साथ फेस टू फेस एक बार तो बैठोगे, फेस टू फेस एक बार उनकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करोगे, और जब आप उनसे बात कर रहे हो तो वो कितना उस चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितना उस चीज़ के साथ वो जुड़े हुए हैं, वो ही पता लगनी चाहिए। मेरी क्लास में एक रूल है, मैं ऑनलाइन भी लेती हूँ, ऑफलाइन भी लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन में हमेशा मैं शुरू करने से पहले, जिनने ये ऐसे आपने डिसाइड कर लिया आपको मुझसे सीखना है, तो जब आपने ये डिसाइड कर लिया, जब सब कुछ प्रोसीजर हो गया, उसके बाद मैं सबसे पहले आपको ये कहती हूँ आप आओ मेरे पास, मुझसे बैठ के बात करो, और अपनी सारी चीज़ें अपने हाथों से लेकर जाओ एनर्जाइज करवा के। मैं किसी भी चीज़ को कोरियर करवाने में विश्वास नहीं करती उस टाइम पे। क्यों? मेरी एनर्जी ख़त्म हो गई है वहाँ पर। अब वो कार्ड जब एनर्जाइज होंगे, उसके बाद जब वो आपके पास आएंगे तो आपकी एनर्जी लगेगी उसमें। तो इसलिए खुद आओ, खुद लो, खुद उसके साथ कनेक्ट करो और खुद जाओ। तो ये एक ट्रस्ट बिल्ड होता है इंसान पे भी और टैरो पे भी कि हाँ भैया अब इसके हो गए हैं, इसके नहीं। जैसे अपन नॉर्मली किसी पेट को लेते हैं तो वही करते हैं ना कि हम लेके जा रहे हैं, फिर हम उसको भी ये विश्वास दिलवाते हैं कि अब हम हैं तेरे ध्यान रखने वाले, अब हम रखेंगे तेरा ध्यान, इस प्रकार से। तो अगर कोई भी, आप जैसे मैंने अभी आपसे बोला कि आप अपने क्लाइंट एक्सपीरियंस से मुझे ये बताइए कि क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई भी इंसान आपसे टैरो कराने आया हो और कोई उस पे बिकॉज वो किसी रॉन्ग इंटेंशन से आया हो, या शायद वो इंसान सही ना हो, वो चीज़ उस पर बहुत उल्टी पड़ी हो, यानी कि उस पर बहुत ही एक कोई साइकिक अटैक हो गया हो, या फिर अगर हम देखिए बिल्कुल ही ऑपोजिट, एक इंसान की लाइफ में मिरेकल आ गया हो कि जैसे बहुत टाइम से नहीं कुछ हो रहा था और एकदम से वो इतनी खुश होगी? कोई भी अपना ऐसा क्लाइंट एक्सपीरियंस जो आपके लिए सबसे यादगार रहा हो इधर? अच्छा, अच्छे में भी रहा है और बुरे में भी रहा है। तो पहले बुरे से ही शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि यहाँ की एनर्जी बहुत अच्छी है, तो बुरे को लाके पहले जला देते हैं, फिर अच्छे को तो करना ही है। तो बुरा एक्चुअली क्या है कि मैंने जब फर्स्ट अपना बैच शुरू किया था तो मैंने स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर ये कर दिया था कि प्लीज़ कोई भी रीडिंग नहीं करना, मेरी करो या तो, क्योंकि मैं अपने आप की एनर्जी को कंट्रोल करने में इतनी सक्षम हूँ कि मैं कर लूँगी, तो मेरी कर लोगे तो कुछ नहीं होगा।
लेकिन अगर किसी और की करोगे, क्योंकि अभी आपको नॉलेज नहीं है, आपने अगर किसी और की करी और गलत कर दी इन केस, तो वो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, राइट? तो लेकिन वही बात है, लोग एक्साइटमेंट चाहते हैं, लोग क्यूरियस हो जाते हैं, लोगों को लगता है यार कर देते हैं, क्या जाता है, ठीक है। एक ने कर दी, उसने नहीं करी थी जानबूझ के, ये चीज़ मैं भी जानती हूँ, मुझसे काफ़ी क्लोज है तो मैं नहीं बोलूँगी ये, लेकिन उनने जैसे भी करी, उनके पास कोई आया, वो रो रहे थे, वो इमोशनल हो गई, उनने कर दी, और वो 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी, ठीक है। तो उन्होंने जब करी तो हर बार फर्स्ट टाइम जो भी रीडिंग करता है, मैंने हमेशा ही सुना है कि डेविल का कार्ड खुलता ही खुलता है। क्यों खुलता है? क्योंकि वो इंसान की नेगेटिविटी और सामने वाले की एनर्जी की नेगेटिविटी को ख़त्म कर देता है। इसलिए मैं उन्हें ये कहती हूँ कि डेविल का कार्ड करना चाहते हो तो मेरे संग करो। मेरे अंदर है नेगेटिव एनर्जी, ऐसा नहीं बोलूँगी कि भैया मैं कोई भगवान की है ही नहीं, लेकिन मैं वो जो नेगेटिव एनर्जी निकलेगी उसको मेरे अंदर ही आ जाने दो, आप तक नहीं पहुँचने दूँगी। इस बात की गारंटी है कि वो आपको हावी नहीं करेगी, मेरे तक ही ख़त्म हो जाएगी। उन्होंने खोला, कार्ड निकल के आया। अब वो सामने वाले का निकल के आया या वो उनकी एनर्जी को डिफाइन करना चाहता था, वो मुझे नहीं पता, लेकिन वो निकल के आया, और जैसे ही वो निकल के आया उस समय से उनके सर में दर्द शुरू हो गया, ठीक है। तो हमने बंद कर दिया, क्योंकि हमारी टैरो का फर्स्ट रूल यही है कि अगर आपके पास डेविल का कार्ड आता है या फिर कुछ भी आता है तो आप उसको क्लोज कर दो। तो उनने बंद कर दिया, ठीक है। अब जैसे दिन में किया है, तो नेक्स्ट जब उनने ये किया, मॉर्निंग जब आई तो उनको मिसकैरेज हो गया। अब सबका ये मानना था कि उनका भी ये मानना था कि पहले भी हो चुका है, तो मे बी अब की बार भी कुछ ऐसा हुआ होगा, लेकिन मुझे पता है कि वो क्यों हुआ। मैं उसका रियल मोटिव जानती हूँ, मैं उसकी रियल चीज़ को जानती हूँ, क्योंकि उसके अंदर वो इतनी नेगेटिव एनर्जी थी जो अब उनको तो इफेक्ट कर नहीं पाई, तो वो बेचारे बच्चे को इफेक्ट कर दी, क्योंकि वो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं था, और वही बहुत प्योर सोल थी, बहुत प्योर चीज़ थी, तो उस पर वो इफेक्शन हो सकता। ये है नेगेटिव फॉर्म। अब बात करते हैं पॉजिटिव। देखिए, नेगेटिव में और भी एक स्टोरी है जो मेरे संग की है। मैंने एक क्लाइंट को लिया था, वो क्लाइंट के साथ चीज़ें नेगेटिव थी जो मुझे पता भी थी कि हैं, पर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ले लेते हैं। मैं यूजुअली डेविल का कार्ड खोल के बंद कर देती हूँ, लेकिन कई बार हो जाता है कि ठीक है, मैं वापस वो डेविल के कार्ड को बंद करने की जगह फिर से खोल लेती हूँ कार्ड्स को, ठीक है। मैंने उनके केस में किया, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि कोई स्पिरिट वगैरह कुछ भी, लेकिन उसके बाद से मेरे सर में ऑफन दर्द होने लग गए, हर दिन दर्द होता था। इसके अलावा मैंने कॉफ़ी बाथ भी लिया, सॉल्ट बाथ भी लिया, जो हम सोप बनाते हैं उसका भी बाथ, सब कुछ किया मैंने, फिर भी मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ा। फिर मैंने मेरी थोड़ी थोड़ी तबीयत भी ख़राब होने लग गई, मेरी हर चीज़ इरेगुलर हो गई। पहले चीज़ें बहुत रेगुलर चलती थी, मेरी बॉडी भी बिल्कुल रेगुलर, जैसे डेली का जो रूटीन होता है उसी हिसाब से वर्कआउट करती है बॉडी, पर मेरी बॉडी भी उस तरीके से वर्क नहीं करने लग गई। अलग अलग चीज़ें होने लग गई जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, टाइम के चेंजेस होने लग गए। हर बार हर रात को मैं 3 बजे, सवा 3 बजे उठ जाती, और मुझे कुछ दिखता नहीं था, या मुझे कुछ ऐसा लगता नहीं था कि अरे मेरे को कुछ है, पर बस मैं उठ जाती और अचानक से फिर सो जाती। लेकिन बहुत कंटिन्यूस डेज तक ये होता रहा। बहुत बार मुझे नेगेटिव महसूस हुआ, और मैंने जब जिससे कनेक्ट करने की कोशिश करी, या जो मेरे बहुत नोन लोग हैं जिनको मैं विश्वास करती हूँ, जिन पर मैं कहती हूँ कि ठीक है वो मेरी रीडिंग कर सकते हैं, उनसे करवाई, तो हर किसी के कार्ड में डेविल ही खुलता था। तो मैं उन्हें कहती थी कि यार खोलो ही मत, तुम पे और चीज़ इफेक्ट हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था मेरे साथ। मैं उसको ना बिल्कुल भी यस नहीं कर पा रही थी। पूजा पाठ चल रहा था, सब कुछ चल रहा था, नॉर्मल था, मैं हर चीज़ करने की कोशिश, लेकिन हर चीज़ ना मुझे ऐसी लगती थी कि अगर मैं किसी पॉजिटिव चीज़ में जाना चाह रही हूँ तो मुझे कुछ नेगेटिव पीछे खींच रहा है, वहाँ तक पहुँचने नहीं दे रहा, या वो मुझे वो पूरा करने नहीं दे रहा, जो भी उसका वो था। ठीक है, जो भी बात है, जो कुछ भी है, एक अलग चीज़ है। इसके अलावा बहुत रूटीन अजीब चलने लग गया। फिर मैंने एट लास्ट में मम्मी को ही बोला जाके, मैंने कहा कि ये सब कुछ बहुत अजीब चल रहा है, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, तो या तो आप एक बार मेरी कुंडली को देखो। पर मेरी मम्मी कभी भी घर की कुंडली नहीं देखती, तो इसलिए उन्होंने मेरी देखी नहीं, पर उन्होंने बस मेरे को ये बोला कि ठीक है तू एक काम कर, कार्ड निकाल, तू खुद ही निकाल, और मैं उसको पढ़ के तेरे को बता दूंगी। बिकॉज आप जब भी ये बोलो ना कि हम खुद की रीडिंग कर रहे हैं, वो कभी भी सेटिस्फाइड नहीं हो सकती, कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो सकते उस रीडिंग से, क्योंकि आपके मन में, आज मेरे मन में ये है कि मैं ये देखूं कि मैं कल मॉल जाऊंगी या नहीं जाऊंगी, और मैं चाहती हूँ उसका आंसर येस आए, लेकिन उसका आंसर नो आ जाएगा, तो मैं क्या मन में लाऊंगी, अरे यार एक बार और देखते हैं, क्या पता येस आ जाएगा।
या फिर हम रिलेट करने लग जाएंगे, अरे यार ये कार्ड निकल के आया, ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव भी तो बताता है, हम क्यों नेगेटिव सोच रहे हैं। आपके केस में मैं तुरंत स्पष्टता से ये बोल दूंगी अच्छा हाँ ये, लेकिन मेरी एनर्जी डिसबैलेंस हो रही है, कार्ड तो सही बोल रहा है लेकिन मैं ही उस चीज को एक्सेप्ट करना चाह रही हूँ कि नहीं वो गलत नहीं सही है, ह्यूमन नेचर। तो बस उसी तरीके से फिर मैंने निकाले, उन्होंने मेरे को ये बोला कि तुमने किसी चीज़ को इरेगुलर कर दिया है, तो या फिर तुमने कुछ ऐसा किया है जिसमें तुम्हारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, तो बताया उनने कि ये करो, वो सब किया, कार्ड्स को चार्ज किया, मूनलाइट पे चार्ज किया, सब कुछ किया, फिर मेरी चीज़ें थोड़ी बैक टू नॉर्मल हो गई। फिर धीरे 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 सब कुछ सही हो गया। तो उस दिन से मैंने ये ठान लिया कि भैया डेविल के कार्ड पे बंदी कर दो, वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मेरे साथ वो रूल आजमाता है, सबका नहीं होता होगा, मेरे साथ स्पेशली वो रूल आजमाता है इस वजह से। तो इसी प्रकार अब अच्छी चीज़ें कैसे होती हैं, बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो मुझसे रीडिंग कराने आए हैं, एक नहीं काफ़ी हैं ऐसे जो रीडिंग कराने आए हैं, उनकी चीज़ें नेगेटिव हैं, लेकिन वो जब मेरे साथ रीडिंग के साथ बैठते थे, जब उनने बस कार्ड को सिर्फ छुआ ही होता है, तब से उनको ये लगने लग जाता है मेरी चीज़ें सुधर गई। और उनके पास कई बार ऐसे कॉल, कई बार उनके पास ऐसी चीज़ें भी आ जाएंगी कि उनको ये विश्वास हो जाएगा कि उनके साथ चीज़ें अच्छी हो गई हैं। वाह, तो कार्ड्स अच्छे भी दिखाते हैं दिन और बुरे भी दिन दिखाते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं जो ना अपना बुरा एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते, आप उनको हाँ किसी भी तरीके से बताओ वो कहेंगे नहीं आप फिर से दोबारा करो, फिर से हाँ। दोबारा करो। या फिर वो ये मानते हैं कि आपने जो बताया वो गलत है, हाँ, आपको नहीं पता। तो क्या ये सही है बार बार एक ही क्वेश्चन पूछना? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है कि रीडर को पता है क्या करना चाहिए, रीडर को बोलना ही नहीं चाहिए कि हम वापस उस कार्ड को खोल रहे हैं, जो खुला हुआ है उसी का बता देना चाहिए। बार बार एक ही एनर्जी को छेड़ना के कोई मतलब नहीं बनता। अगर वो अच्छी है तो वो अच्छी और भी हो सकती है, और अगर वो अच्छी नहीं है तो वो बुरी भी बहुत हो सकती है। ऑलराइट, इससे पहले हम थोड़ा सा कार्ड्स की तरफ जाए, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहती हूँ। बहुत सारे टैरो कार्ड्स रीडर जो होते हैं वो ये बताते हैं कि ये कार्ड होते हैं, एक डायमंड स्फेयर होता है, ये तरीका होता है कार्ड्स खोलने का, तो ये सब चीज़ें क्या होती है? देखिए कार्ड्स सब तरीके से काम करते हैं जैसा मैंने आपको बताया, और सबका अपना अपना तरीका है कार्ड पे काम करने का। तो इसका कुछ भी ऐसा रूल नहीं है। कुछ लोग कार्ड्स को, मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ लोग कार्ड्स को इस प्रकार शफल करते हैं, कुछ लोग कार्ड्स को इस प्रकार शफल करते हैं, जो मैंने आज तक कभी किया नहीं है। कुछ लोग कार्ड्स को इस प्रकार शफल करते हैं, ठीक है, और कुछ लोग कार्ड्स को ताश के पत्तों की तरह शफल करते हैं, ओह, ठीक है। तो सबका अपना अपना फॉर्म है अपनी एनर्जी के साथ मतलब कंफर्ट लेवल बनाने का। तो उसमें कोई एक स्पेसिफिक चीज़ नहीं होती कि अच्छा यही होनी चाहिए, सबका अपना अपना तरीका है, कैसे भी आप कर सकते हो। ऑलराइट। सबसे पहले तो अगर हम अपनी टेबल की तरफ चले, तो आपने मुझे ये चीज़ दी थी, ये क्या है और आपने मुझे क्यों दिया? देखिए ये है एनर्जी पेंसिल, ठीक है। ओके। ये बहुत फॉर्म्स में मिलती है और इसका सेकंड ये भी एक फॉर्म है, ओह, ओके। ठीक है। तो ये बहुत फॉर्म्स में मिलती है, कुछ लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ ये इस फॉर्म में भी होगी, ठीक है, सिर्फ एक पिरामिड के फॉर्म में जो एक पेंसिल जैसा बना होगा, ठीक है। तो ये सबके पास अलग अलग फॉर्म में होती है, लेकिन मेरे पास इस फॉर्म में। ये बेसिकली इसलिए है क्योंकि कोई भी रीडर ये नहीं चाहता कि सामने वाला उस एनर्जी को, आपकी प्राइवेट एनर्जी को टच करे, ठीक है। अब आप हैं, आप इतनी देर से मेरे ऑरा में बैठे हैं, डेफिनेटली आपका जो भी नेगेटिव कुछ भी होगा वो अब तक क्लियर आउट हो चुका होगा, ठीक है। या फिर कुछ रीडर्स ऐसे भी होते हैं जो, जैसे अगर मैं ही हूँ फॉर एग्जांपल, अगर आप मेरे पास फिजिकली बात करने आए हो या फिजिकली मिलने आए हो, तो मिलने से पहले मैं उनको कुछ रूल्स दे देती हूँ कि आप देखिए हेड वॉश करके आइएगा, ठीक है, या फिर आप एक सॉल्ट बात लेके आइएगा, या फिर आप एक कॉफ़ी बात लेके आइएगा, कैसे भी जो भी आपको कंफर्टेबल है वो करके आइएगा। पर आप जो नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए ये ठीक है कि आप अपने कार्ड्स को बिल्कुल भी अलाउ ना करो कि वो आपके कार्ड्स को छुएं, ठीक है। ये कॉफ़ी बात क्या होता है? बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है सब। कॉफ़ी बात, देखिए कॉफ़ी में बहुत एनर्जी होती है, अच्छा। ऐसे कहते हैं ना कॉफ़ी से नींद गायब हो जाती है, हाँ। तो नींद भी तो एक एनर्जी है। नींद, जब आप नींद लोगे ना तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करोगे, ठीक है। और नींद भी एनर्जी है, पानी भी एनर्जी है, सॉल्ट भी एनर्जी है, ये सब एक एनर्जी सोर्सेज है। नींद एक ऐसी एनर्जी है जो आपके दिमाग को शांत कर देगी और आपको पॉजिटिव एरिया में ले जाएगी। अब जो लोग ये कहते हैं हमें डरावने सपने आते हैं, इसका क्या मतलब पॉजिटिव एरिया में जा रहे हैं? डरावने सपने अगर आपको आ रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपके साथ या आपके पिछले जन्म में या मे बी इस जन्म में या फिर आपके साथ इन फ्यूचर कुछ ऐसा घटने वाला है
जो नेगेटिव है। ओके। भूत प्रेत से रिलेटेड नहीं, कुछ भी बुरा भी हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा ये करने के बाद मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी भी बताऊंगी कि लोग ये कहते हैं कि भूत प्रेत होते ही नहीं है, भूत प्रेत पे मानते ही नहीं है। ऐसा नहीं है, मैंने बहुत बार ये चीज़ों को फेस किया है। बस फेस इन द सेंस मैंने उनको देखा नहीं है, मैंने सिर्फ महसूस किया, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है मेरे अंदर वो महसूस करने वाली पावर है, देखने वाली नहीं है। पर महसूस किया है, और कभी भी किसी चीज़ ने नुकसान नहीं किया मेरा, लेकिन हाँ मैंने उसको महसूस किया कि वो है, कुछ बोलना चाह रही है, बताना चाह रही है, वट एवर इट इज। ये है एक्चुअली में ये तो इस चीज़ की गवाह मैं भी हूँ। जब हम इस रूम में आए थे अभी, तब ये रूम में इतनी एनर्जी कुछ नहीं थी, क्योंकि तब तक आपने आते ही सबसे पहले, जब हम इस रूम में आए, आपने आते ही सबसे पहले ये कार्ड सेट करे है। उसके बहुत देर बाद आपने कार्ड यहाँ पर टेबल पे रखे हैं, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि कार्ड्स आप पहले इतनी देर से पहले नहीं निकाल के रखोगे, जब हम शुरू करेंगे तभी आप इन कार्ड्स को निकालेंगे। इनफैक्ट आपने कहा था स्पिरिट कार्ड तो सिर्फ जब हम करेंगे तभी बाहर निकालेंगे, वरना हम इनको निकालेंगे ही नहीं। और जब से आपने कार्ड यहाँ रखे हैं, आई थिंक इस रूम की एनर्जी में बहुत बड़ा शिफ्ट आया है, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारे को फील हुई है। और कहीं ना कहीं उसमें रोल यही है कि आपने जिस तरीके से इनको रखा है और जिस तरीके से आपने इनकी एक रिस्पेक्ट रखी है। उसी तरीके से एक और सवाल मेरे दिमाग में आया, बहुत सारे लोग कार्ड्स लेते हैं और अपने पास रखते हैं कि हमारा जिस दिन मन करेगा हम खोल के ऐसे ही देख लेंगे अगर हमें कोई गाइडेंस चाहिए होगी। तो क्या ये सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? जैसे कि यही मान लीजिए ये आपका हार्ट है, ठीक है। क्या आप अपने दिल को बाहर निकाल के साइड में टेबल पे रख दोगे कि अरे 2 दिन बाद आके इससे बात करेंगे, 2 दिन बाद आके इसको देखेंगे? लोगों के लिए आजकल सबसे प्रायोरिटी जो चीज़ें जो वो अपना हार्ट मानते हैं, लिवर मानते हैं, या कहते हैं ना किडनी बेच के ले लेंगे आईफोन, है ना। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं ये मानती हूँ, आपके लिए आजकल ना आपका हार्ट आपका फ़ोन है। जब आप उस तक को बाथरूम जैसी जगह पे नहीं छोड़ते हो, नहाने भी जाते हैं ना लोग, म्यूजिक ऑन करके ले जाते हैं साथ में। कुछ लोगों के पता है क्या एग्जाम्पल्स रहते हैं, हम फ़ोन क्यों लेके जा रहे हैं बाथरूम में? अरे बाई चांस किसी ने बाहर से लॉक कर दिया तो कम से कम फ़ोन करके तो बता देंगे कि अब अंदर है। तो मुझे लगता है ऐसी कोई जगह नहीं होगी अब जहाँ आप अपने फ़ोन को नहीं लेके जाते होगे। आदमी 2 मिनट के लिए दुकान पे भी जा रहा है ना, फ़ोन छोड़ के नहीं जाएगा। और खैर अब तो पैसे वगैरह सब फ़ोन में, तो अब तो फ़ोन का कोई मतलब ही नहीं बनता कि फ़ोन को छोड़ दे। जब आप अपने फ़ोन को नहीं छोड़ सकते, उसको साइड टेबल पे भी इंसान तब तक रखता होगा जब वो सो रहा है, और वो भी मुझे लगता है बस वो नींद से उठने सब, अगर बीच में भी, इनफैक्ट मेरा भी ये होता है क्योंकि मेरी आदत क्या है कि मैं ना कुछ चला के सोती हूँ, चलाए बिना मुझे नींद नहीं आती। मुझे आदत है कि मैं कुछ देख के फिर सोती हूँ, तो वो चलता रहता है, मैं सो जाती हूँ। तो कोई बंद कर दे तो अच्छी बात है, वरना कोई बात नहीं। तो मैं अगर कभी रात में भी उठती हूँ ना और मुझे वो दिखता नहीं है, अरे मेरा फ़ोन किधर गया, कहाँ चला गया, तो मैं रात में अपनी नींद को छोड़ के पहले उस फ़ोन को ढूंढती हूँ कि वो मिल जाए मुझे। फिर मैं उसको एक सही जगह पे रख के तभी चैन से सोती हूँ। वो क्यों? वो एक मेरे नेचर है, या वो मेरा एक दिमाग है, या वो मेरी एक एनर्जी है जो मुझे उस समय पिंच करती रहती है कि जल्दी से तू सबसे पहले देख है ना। तो इसी प्रकार से देखिए, टैरो भी एक एनर्जी है, एक आपका हार्ट है। आप इसको कैसे भी नहीं छोड़ सकते, स्कैटर्ड नहीं छोड़ सकते। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी। आज आप अगर कोई आप मेरे साथ ही हैं फॉर एग्जांपल, या मैं आपके साथ ही हूँ, तो आपके ऊपर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे ऊपर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जितनी भी देर आप मेरे साथ बैठोगे, आपके ऊपर मेरी है, मेरे ऊपर आपकी है, ठीक है। आप किसी से शादी कर रहे हैं तो उस लड़के की आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आपकी उस लड़के के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो कहते हैं ना कि अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वचन में भी, इवन 7 वचनों में एक वचन भी होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। तो आप किसी पेट को भी रखने आए हो ना, तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपके ऊपर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब देखिए पेट, कुछ लोग ये कहते हैं कि पेट्स वगैरह ये सब क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए यदि आप कोई ऐसा पेट रख रहे हैं ना जो आपको दिन भर परेशान करेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। कोई ऐसा रख लो जो बेचारे का है ना है एक ही बराबर बात है, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं। लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी हर चीज़ की है। अगर आज मैंने फ़ोन खरीदा है, मेरे ऊपर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आज मैं कोई काम कर रही हूँ तो मेरे ऊपर उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कार्ड्स भी इसी प्रकार से, और ये एक पॉजिटिव एनर्जी है। आप इनको कहीं पे भी, कभी भी, कहीं किसी भी जगह पे नहीं छोड़ सकते। करेक्ट। इनके भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो उसी तरीके से आदमी को काम करना चाहिए।
अब जैसे मैंने आपको ये स्टिक दी, शायद हमारा पॉडकास्ट शुरू नहीं हुआ था तभी मैंने आपको स्टिक दे दी थी। क्यों दे दी थी? क्योंकि मैं ये चाहती थी कि आपकी एनर्जी उस स्टिक में आ जाए, ओह! उतने टाइम तक आ जाएगी तो मैं शायद आगे इस पे कुछ कर पाऊंगी। अब थोड़ा अगर अपन और इसमें फर्दर जाएं तो ये देखिए, ये मेरे 2 सेफ्टी गार्ड्स हैं, जो आप ये समझ लीजिए कि एक लेफ्ट एक राइट खड़ी हुई है। अच्छा। ठीक है, आपने इस कमरे में आके एक चीज़ देखी होगी जो आपको सबसे ज़्यादा दिखी होगी, वो है एंजल्स। हाँ। हर जगह एंजल्स, मतलब मेरे घर पे भी, मेरे रूम में एंजल्स, एंजल्स एवरीवेयर एंजल्स। और मुझे एंजल्स बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे रूम्स में एंजल्स रहें। आपको ये बोलेगा कि यार एंजल जो है, परियां जो है, ये तो फॉरेन में आ गई, ये तो हिंदू, उसका कोई मतलब ही नहीं हुआ, ये तो फॉरेन हुआ। आप एक बात, मतलब नॉर्मल एक बात सोचिए, भगवान जो है, जैसे हम कहते हैं ना कि हमारी मूर्ति में, जैसे अब जो हमारे सखा हैं या हमारे वहाँ घर पे जो कृष्ण जी हैं, हम ये मानते हैं कि वो साक्षात हैं जी। बाकी बिहारी जी साक्षात हैं, गोविंद देव जी साक्षात हैं, क्योंकि ये खुद प्रकट होने वाली मूर्तियां। लेकिन एक बात बताइए, कृष्ण जी जहाँ भी जिस भी लोक में होंगे अभी, क्या वो खुद उठ के उन सब में आके बैठ रहे? नहीं, वो अपना एक एक छोटा छोटा कण भेज रहे हैं, एक बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स भेज रहे हैं, और वो छोटा पार्टिकल्स पूरा ब्रह्मांड हिलाने लायक पार्टिकल है, बस एक वो छोटा पार्टिकल। कहते हैं ना, अगर हम राधा जी की बात करें, राधा जी की सुंदरता की बात करें, तो हमारे नाखून जितना है ना, ये नाखून जितना, तो आप ये मानिए कि हम सोचते हैं कि वो इतनी सुंदर होंगी, तो पूरे शरीर को लगा लो तो वो कितनी ही सुंदर होंगी, कोई जानता ही नहीं है। एग्जैक्टली। वो सुंदरता की देवी है। सुंदरता को, वही सुंदरता को बताती है कि अच्छा सुंदरता क्या होती है। और सुंदरता वो अपनी उससे नहीं है कि वो अपनी खूबसूरती से सुंदर दिख रही है, नहीं, वो अपने मन से सुंदर है। राधा जी ने बहुत से ऐसे कर्म किए हैं, बहुत सी ऐसी चीजें करी होंगी जिसमें उनको ये लगा होगा कि मेरे को ना मोक्ष नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनने कृष्ण जी को काफी बार उस संकटों से बचाया है, या काफी बार कृष्ण जी को स्पर्श किया होगा, या काफी बार बहुत सारे ऐसे कार्य किए होंगे जिसमें उनको ये पता होगा कि मेरे को मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उनको ये बात पता थी कि मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन उनके लिए उस समय उनका सबसे बड़ा कर्म ये था कि मेरे आराध्य जो है, जिनसे मैं प्रेम करती हूँ, वो सुरक्षित रहे, वो प्रसन्न रहे। एग्जैक्टली। तो यही है एक्चुअल, कहीं तो दुनिया। अब रही बात एंजल्स की, कि हम वापस एंजल्स के टॉपिक पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि कृष्ण जी अपना एक बहुत ही छोटा सा कण भेजते हैं, तो मैं, हर किसी का अपना एक गार्ड होता है, बॉडी गार्ड। मेरे लिए मेरी एंजल्स हैं। मैं ये मानती हूँ कि मेरे ठाकुर जी अपना जो छोटा सा कण है वो इनको भेजते हैं, तो ये आके मुझे प्रोटेक्ट करती है। वाह। तो जिसके भी टैरो कार्ड रीडर के डेक में या उनकी ये पूरे टैरोट में एंजल्स नहीं होती, वो टैरो कार्ड रीडर का होने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज एंजल एक बहुत मेन रोल प्ले करती है। ये मेरा मानना है। और आप बता रहे थे तो ये क्रिस्टल्स मैंने बहुत बार देखे हैं, बहुत सारे टैरो रीडर्स अपने आसपास क्रिस्टल्स और कैंडल्स रखते हैं, क्यों? देखिए, क्रिस्टल्स, कैंडल्स, ये सब रखना, पहली बात क्योंकि हम अभी ओवरऑल पूरी ही बात एनर्जी की करें हैं जी। कैंडल बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। ओके। धूप बत्ती बहुत पॉजिटिव एनर्जी देती है। ठीक है। अब वही बात है, अगर मेरे सामने 2 जने आए हैं जिनके पास नेगेटिव एनर्जी है और मैं यहाँ पे अकेली हूँ जिसमें पॉजिटिव एनर्जी है, तो नेगेटिव, मेरे को उन पर नेगेटिव बनने में 2 मिनट नहीं लगेंगे, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव में बहुत जल्दी इफेक्ट कर। लेकिन मेरी एंजल्स, मेरी क्रिस्टल्स, मेरी कैंडल्स, मेरी सब कुछ, ये सब मुझे प्रोटेक्ट करके रखती है उससे। कैंडल की जो ये भाप निकलती है ना, लोग ये सोचते हैं आग जल रही है तो खत्म हो रही है, नहीं, एक्चुअल जो वैक्स निकल रही है ना, उसका ये मतलब है कि वो जो नेगेटिव एनर्जी है ना, उसको जला के खत्म कर रही है। और जो फ्रेग्रेंस या जो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है, वो जो निकल रहे हैं ना, या उनकी जो स्मेल आ रही है या जो उनकी फ्रेग्रेंस आ रही है, वो सब ऑरा को और ज़्यादा पॉजिटिव कर रहे हैं। इसीलिए मैं अपनी बनाई हुई कैंडल्स, अपना बनाया हुआ सब कुछ पे वर्क करना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बाहर तो केमिकल चलता ही है, खैर।
तो थोड़ा-सा हम अपनी टेबल की सेटिंग की तरफ चलते हैं, थोड़ा-सा हमारे जो यहाँ बहुत प्यारे से, इंटरेस्टिंग से। सबसे पहले पता नहीं मेरा एकदम से नज़र वहाँ उन डाइस पे गई, वो डाइस क्या है? वो न्यूमरोलॉजी की डाइसेस होते हैं, ओके, ठीक है? अगर आप न्यूमरोलॉजी के कुछ भी आंसर देना चाहते हैं या कुछ भी नंबर निकालना चाहते हैं, कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल बोला कि मैंने आपको बोला 1 से 10 तक का नंबर निकालो, और आपने बोला कि आप ही निकाल दीजिए। तो डाइस घुमाओ, नंबर निकालो, उस कार्ड निकालो, रिलेट करो, कहानी खत्म। वो कार्ड खोलने की ज़रूरत नहीं है। ओके। और ये जो एक कॉइन पड़ा है यहाँ पर, ये क्या है? ये एक बहुत ही स्पेशल चीज़ है, और ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, जिसको मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन मुझे पसंद बहुत है। ये येस और ये नो। ओके, बचपन में टॉस बहुत खेला करते थे। हाँ। कुछ भी कहीं भी जाना था तो जल्दी से टॉस किया और फिर डिसाइड किया कि अरे जाना है, नहीं जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। पर ये येस और ये नो सब कुछ बता देता है, ठीक है। अच्छा भी, बुरा भी, एवरीथिंग। तो इसकी येस साइड पे क्या है और नो साइड पे क्या है? ये येस साइड है, ये नो साइड है। अब इसके नो साइड पे देखिए भूत बना हुआ है, ओह! और इसके येस साइड पे अच्छी-अच्छी चीज़ें बनी हुई है, जैसे सूरज बना हुआ है, चाँद बना हुआ है, हाथ बने हुए हैं, रोशनी बनी हुई है, पानी बना हुआ है। तो वो भी कहीं न कहीं बताना चाह रहा है कि नो मतलब नेगेटिव, और नो मतलब कोई भी चीज़ अगर नेगेटिव आई है या नो आई है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको येस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डेफ़िनिटली कर सकते। मेरी फ़िलॉसफ़ी में या मेरे कार्ड्स में अगर नो निकल के आता है ना, तो नो मतलब कि उसको आपको येस करना है। ओह, वाह! वो नो मैं आपको बस एक चेतावनी दे रही हूँ कि अरे उस चीज़ को ठीक कर लो आप, और नहीं कर रहे तो फिर नो ही है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो हम थोड़े से कार्ड्स को समझना चाहेंगे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वाले कार्ड्स कौन से हैं आपके? ये लव कार्ड्स हैं, जैसे कि आप देख भी पा रहे हो कि इस पे बना हुआ है एक हार्ट, तो हार्ट लव कार्ड ही बताता है, ठीक है? और ये देखिए इसका मैसेज भी कितना सुंदर आया है, ओनली टाइम विल टेल, यानी समय ही बताएगा कि एक्चुअल चीज़ें हैं क्या। तो ये लव कार्ड्स हैं जो पार्टनर के लिए, आपकी किसी भी लव रिलेशनशिप के लिए, या सिर्फ पार्टनर नहीं, आप अपनी फैमिली में भी जिससे प्यार करते हो सभी के लिए स्पेसिफिकली यही कार्ड यूज़ करने चाहिए। ठीक है, कोई गाइडेंस निकालना चाहते हो तो। ऑलराइट। तो ऐसा करते हैं, हम कुछ-कुछ कार्ड्स को एक बारी हम डेमो भी लेते हैं और साथ ही साथ हम कार्ड्स को थोड़ा समझते हैं। आपने सबसे पहले यही कार्ड्स उठाए थे, एक बारी इन कार्ड्स को हम देखते हैं, शफ़ल करते हैं, देखते हैं क्या ये गाइडेंस। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए, ये बहुत सारे कार्ड्स हम आजकल ऐसे देख रहे हैं जो नॉर्मल टैरो कार्ड से अलग है। जैसे टैरो में हमारे कुछ गिनती की ही चीज़ें होती हैं और ये कार्ड्स बिल्कुल डिफरेंट है। इनमें और उन कार्ड्स में डिफरेंस क्या होता है? देखिए सब कार्ड्स का अपना अपना कुछ मतलब है बताने का, और सब कार्ड्स का अपना अपना कुछ एनर्जी लेवल है। मेन कार्ड्स इज द हार्ट एंड अदर कार्ड्स आर द ऑर्गन्स, ये समझ लीजिए। ओके, तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, लेकिन वो कार्ड हार्ट है, वो सब कुछ डिसाइड करेगा, जीना मरना, कब जीना है, क्या करना है, सारी चीज़ें। और ये कार्ड्स उसके हेल्पिंग है। और जो ओरेकल कार्ड्स होते हैं, क्या वो यही होते हैं? हाँ, वो भी हेल्पिंग होते हैं। हेल्प, ठीक है। तो हमारी सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, हमारी जो ऑथेंटिक जो सबसे मेजर डेक है, हमारी आई गेस राइडर बीट कहते हैं हाँ, उनको, हाँ। उस डेक पे हम चलते हैं एक बार। ऑलराइट, तो हमारी टेबल साफ हो चुकी है हमारे लव कार्ड्स के लिए। तो सबसे पहले जैसे भी आप करते हैं प्रॉपर हमें डेमो दीजिए कि एक्चुअली, बिकॉज जैसे कि आपने बताया एनर्जी, तो आपसे एनर्जी और आपके कार्ड से एनर्जी बहुत पॉजिटिव और बहुत स्ट्रांग है। तो क्या ऐसी गाइडेंस है जो मेरे लिए हो सकती है? चलिए देख लेते हैं। तो आप इसमें से कोई भी 2 कार्ड निकालिए। मैं निकालूं? हाँ जी, स्टिक से। सॉरी, एक एक एक। ठीक है, चलिए पहले लव की ही बात करते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे पर्सनल भी दिखती हैं, तो वो मैं कैमरे पे नहीं लाना चाहूँगी, ठीक है? उसके लिए मैं पर्सनली बात करूँगी, लेकिन नॉर्मल मैं अभी आपको सिर्फ गाइडेंस देती हूँ, पूछा-पाछी बाद में करूँगी। तो गाइडेंस में मैं बस आपको ये दूँगी कि आपके कार्ड्स आपको ये गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि रिलेशनशिप में अगर आप किसी के साथ हैं या आने वाले हैं या सोचे हैं या किसी को पसंद करते हैं या करते नहीं हैं या व्हाटएवर इट इज़, ठीक है? आप हम उस चीज़ में अभी के लिए आपको उस चीज़ को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंसमेंट
अभी आपके केस में बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपको आपके रिलेशनशिप में, चाहे कैसा भी रिलेशनशिप क्यों ना हो, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिलेगा, लेकिन आपको चैलेंजेस भी मिलेंगे। उन चैलेंजेस को फेस करने के लिए अभी आप सक्षम नहीं हैं, तो उसके लिए आपको अभी अपने आप को थोड़ा सा कंट्रोल में रखना चाहिए और चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। ठीक है। अब रही बात, लोग ये बोलेंगे बैलेंस के ही बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि गाइडेंस ही बैलेंस की आई है कि आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। इस समय आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप बैलेंस करो। अगर आप ज़रा सा भी उस रिलेशन में रोमांटिक साइकिल में चले गए तो आप बैलेंस नहीं कर पाओगे और सब कुछ उलट पुलट हो जाएगा। इसलिए इस समय बैलेंस करना ही सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन है। अब क्यों है, किस चीज़ में है, कैसे है, वो इंसान की अपनी पर्सनल लाइफ है, तो वो जब शुरू होती है फिर तो खैर बात चलती ही रहती है। ये है, ठीक है। हाँ। और दूसरा ये है कि आपको थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है चीज़ों को। इतना जल्दी जल्दी किसी भी चीज़ पे मत जाओ, थोड़ा सा टाइम दो, थोड़ा सा उस चीज़ पे रिलैक्स करो, थोड़ा सा उस चीज़ को इग्नोर करो। जब समय होगा तब अपने आप वो चीज़ आपकी तरफ आ जाएगी, या मे बी उससे बेहतर आ जाएगी जो आपने सोचा होगा। कुछ भी हो सकता है। उनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता है, पर उन्होंने गाइडेंस ऐसी दी है कि शायद जैसे होता नहीं, उनको पता है ये सब कुछ। वाओ, बहुत सारे जस्ट डिस्क्लेमर मैं देना चाहूँगी जितने भी लोग देख रहे हैं। ये बात इन्हें नहीं पता थी, ये इनके सामने भी फर्स्ट टाइम रिवील हो रही है। जो अभी कार्ड्स हमने लव कार्ड्स किए हैं कार्मिक पे, आप शायद देख पाओगे, मान हमने और भी टैरो किए। वो एपिसोड आया है नहीं आया है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ वेरी रॉ जो मैं अभी बोल रही हूँ। सेम लव कार्ड्स मेरे साथ पहले हो चुके हैं, और मैंने अभी एक ऐसा कार्ड निकाला जो मैंने तब भी मेरा कार्ड निकला था, बट उस समय जब वो कार्ड निकला तो उन्होंने मुझे जो उस कार्ड पे लिखा हुआ था, आई गेस इन कार्ड्स पे मैसेजेस लिखे होते हैं, उन्होंने सिर्फ वो मैसेज पढ़ा और बोला ये गाइडेंस है। अब मुझे वो खुद इंटरफेयर करना था, मतलब खुद उस पे से इंटरप्रेट करना था। मुझे बस इतना बता दिया गया। ये बहुत ही रियल एक्सपीरियंस है, ये अभी मैंने आपके सामने भी नहीं बताया, ये आपको भी अभी फर्स्ट टाइम पता चल रहा है। और अभी जो इन्होंने मुझे बताया, मैं शायद उस समय समझ ही नहीं पाई थी वो चीज़। सेम चीज़ में इतना अंतर, मेरा कार्ड उठाने का मकसद ही यही था कि मैं उस चीज़ को समझना चाहती थी, मतलब टेस्टिंग की तो यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है, बट मैं उस चीज़ को समझना चाहती थी कि ये क्यों आई थी। लेकिन इन्होंने सिर्फ वो कार्ड निकाला नहीं है, इन्होंने जिस तरीके से वो एक्सप्लेन किया है ना, दैट रियली प्रूव्स कि क्यों आप इस इंडस्ट्री में इतनी आगे हैं और आगे जाएंगी। सो अमेजिंग, थैंक यू। वेरी अमेजिंग। चलते हैं अब। मुझे लगता है और कुछ नहीं तो अब इतना तो अभी मेरे बारे में जानती है कि मैं महादेव से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल। है ना, आप ये जितने भी मेरे पॉडकास्ट हुए अभी तक, मुझे लगता है ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे साथ बहुत टाइम से चल रही है। और आपके ही यहाँ पे पड़े कार्ड्स में एक कार्ड पे सबसे ऊपर हमारे भोलेनाथ बने हुए थे, जो मैं इतनी ज़्यादा खुश हो गई कि आपने ये कार्ड बहुत बढ़िया निकाले। तो एक बारी वो कार्ड क्या है ये मैं बताइए। देखिए, बेसिकली ये जो कार्ड है ये है गॉड एंड गॉडेसेस के कार्ड। ये सिर्फ महादेव ही नहीं है, क्योंकि शायद वही है कि महादेव आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, इस वजह से महादेव ही आ गए पहले। क्योंकि यहाँ पे अभी मेरी बात चल नहीं रही, तो इसलिए ठाकुर जी ने सोचा कि ठीक है बेटा, पहले अभी इन्हीं को भेज देते हैं। और दोनों एक दूसरे के ईष्ट हैं, तो इसलिए कोई परेशानी ही नहीं है। पर हाँ, महादेव के कार्ड्स नहीं है, ये सभी देवी देवताओं के कार्ड्स हैं। और इनफैक्ट देवी देवताओं को भी के साथ साथ भी जो भी इस दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है वो सभी के कार्ड है ये। और इस कार्ड की सबसे अच्छी बात ये है कि ये कार्ड ना इंसान की कुछ चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे कि ये इंसान के लिए सबसे अच्छा मंत्र बताते हैं जो उसको करना चाहिए। ये कार्ड्स कुछ ऐसी मेडिटेशन बताते हैं जो उसको करनी चाहिए, और साथ में ये ऐसी ब्लेसिंग बताते हैं जो कि एज अ गाइडेंस हम प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए पहले आप एक बार कार्ड्स हमारी ऑडियंस को दिखाएंगे। जी बिल्कुल। तो ये आगे से होता है, और अगर हम पीछे जाएं तो यहाँ पे पहले मंत्र, मेडिटेशन और फिर ब्लेसिंग, ऐसा चलता है। ठीक है, तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो इसमें से भी आप 2 कार्ड निकाल लीजिए। एज ऑफिस शिवली का कार्ड तो हम निकालेंगे। वाओ, अगला कार्ड ही श्री कृष्ण का कार्ड है, और वही पता नहीं क्यों सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो आप वही ले लीजिए। तो चलिए, दोनों ही एक दूसरे के आराध्य आए हैं। क्या हम एक और कार्ड निकाल सकते हैं? इससे बहुत देर से मेरी नज़र जा रही है। बिल्कुल, ये वाला मुझे नहीं पता है कि का कार्ड है ये। तो ये है सूर्य का कार्ड। ठीक है, तो चलिए, पहले तो इसमें 3 मंत्र आए हैं।
ठीक है। पर क्योंकि आप शिव जी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आपको ना, आपके लिए जो मंत्र आया है वो महामृत्युंजय का आया है, और क्योंकि स्त्रियां उसको नहीं बोल सकती या लड़कियां उसको नहीं बोल सकती, तो आप ये ब्राह्मण द्वारा करवा सकते हैं, सोमवार को करवा सकते हैं कि ठीक है आपने एक बार कुछ भी 108 पाठ करवा दिए, जो भी करवा दिया आपने, ठीक है, सुन सकती हूँ मैं इसे? सुन सकते हो आप इसे, ठीक है। अब मेडिटेशन की बात करें तो आपको अंदर एक पावर दिखाई देती है, आपके अंदर एक चीज़ दिखाई देती है जो मुझे कार्ड बताता है कि आपके अंदर एक पावर है, थर्ड आई पावर, ठीक है। अब थर्ड आई पावर कैसे है कि आप अभी जो कर रहे हो ना वो अकल्ट साइंस का काम कर रहे जी। हो, और आप उस चीज़ को सुन तो रहे हो लेकिन आप उस चीज़ को सीख भी रहे हो। कुछ होते हैं जो सिर्फ सुनते हैं और जी। कुछ होते हैं जो सुन के सीखते भी हैं, जी। ठीक है। तो एक चीज़ जो मुझे दिखाई दे रही है तीनों कार्ड को जोड़ के, वो ये दिख रही है कि कृष्णा की तरह शांत, जब आपको सच में ब्रह्मास्त्र यूज करना है ना तभी यूज करिएगा, कभी भी अपनी उस पावर को ना फटाफट निकाल मत दीजिएगा। शिव जी की तरह इंटेलिजेंट और शांत, अपने आप को बहुत शांत रखो, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में लीन हो जाओ, ठीक है। और कृष्ण जी की तरह थोड़ा चंट चालाक, थोड़ा सा बुद्धिमान भी हो जाओ, और सूर्य की तरह तीव्र हो जाओ। यानी सूर्य की यही परिभाषा नहीं है कि इंसान गुस्सैल होता है, सूर्य की ये भी परिभाषा है कि वो रोशनी फैलाता है। सूर्य की ये भी परिभाषा है कि सामने वाला यदि अंधेरा है तो सूर्य उसको उजाला दे देता है, अंधेरे के साथ भी उजाला रह के ना सामने वाले को भी उजाला देता है। सन मून को रोशनी देता है, तभी तो रात को मून चमकता है, कहीं ना कहीं उसमें भी सन का रोल है। तो बस आप वो सन बन जाओ जो हर किसी चीज को उजाला दे दे, वाओ। है ना। तो ये आपको गॉड एंड गॉडेसेस वाले कार्ड आइडेंटिफाई करते हैं कि आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। और अब अगर अपन बात करें कि ब्लेसिंग क्या आती है आपके लिए, देखो महादेव का कार्ड ये दिखाता है कि आप, जैसे कि मैंने लव कार्ड्स खोले, महादेव के कार्ड भी कहते हैं कि आपको मैरिज पार्टनर बहुत अच्छा मिलेगा। और जो भी इतनी सच्ची बात है, जो महादेव की पूजा करता है उसको अवश्य ही महादेव जैसा वर की प्राप्ति होती है। वो तो मांगता ही महादेव से ये है कि मुझे अच्छा वर मिले। लेकिन क्योंकि कार्ड ये भी शो करता है कि कभी भी लाइफ में जो भी अनएक्सपेक्टेड चेंज हो रहे हैं उन पर तुरंत मत आगे जाओ, वेट करो, संभल के चलो, सोच के चलो। अब मैं अगर इसी के साथ कृष्ण जी के कार्ड्स को जोड़ूं तो मैं आपको ये बोलूँगी अपनी लाइफ में पावर, रिस्पेक्ट और स्टेबिलिटी लेकर आओ। मे बी आपकी लाइफ में आपको पावर मिल रही होगी, रिस्पेक्ट भी मिल रही होगी, लेकिन अभी आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, तो स्टेबिलिटी को लाओ, ठीक है। चीज़ों पे सब ये जो कार्ड आए ना, इनसे मेरे को मुझे ये सीखने को मिलता है और मुझे गाइडेंस देने को मिलता है कि वर तो आपको अच्छा ही मिलेगा, महादेव का आपके ऊपर हाथ है, तो आपकी शादी जहाँ भी होगी, क्योंकि देखिए कार्ड शादी को ज़्यादा दिखा रहा है, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि शादी बहुत अच्छी होगी। लेकिन कृष्ण जी की तरह उस चीज़ को थोड़ा सा धीमे धीमे चलो। अभी अगर आपको लगता है कि अभी सही समय है भी, अगर है भी, तो भी आपको उसका इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इस सही समय से और भी कुछ अच्छा समय अभी आने वाला है, ठीक है। और तीसरा सूर्य को, तो वो आपको ये बताता है कि आपको लव, चैरिटी, रिस्पेक्ट, लॉयल्टी सब कुछ मिलेगा लाइफ में, लेकिन पहले अपनी तीव्रता बढ़ाओ। तीव्रता मतलब अपने आप को एक जगह पे ना एक औरे में ही बस बंद मत कर। सूर्य की तरह एक जगह रह के पूरी चारों ओर रोशनी फैल। सूर्य को कुछ लोग बहुत अच्छा भी बोलते हैं और कुछ लोग बहुत बुरा भी बोलते हैं, लेकिन सूर्य भी अपनी चीज़ों को ना इंसान को बता देता है कि देखो मैं तुम्हारे काम भी आ रहा हूँ, तुम्हारे काम नहीं भी आ रहा हूँ। सूर्य ही एक ऐसे हैं जो विटामिन वो देते हैं ना, वो कोई और विटामिन ना कैप्सूल दे सकती है ना कुछ दे सकता है, वो सिर्फ सूर्य ही दे सकते हैं। दूसरी बात, सूर्य गर्मी में बहुत परेशान करते हैं, लेकिन वो फिर भी आते हैं अपना कर्तव्य निभाने, भले ही वो कितना भी परेशान करे, भले ही लोग उनको कितना भी बुरा बोले, उनका काम है रोशनी देना, वो देंगे। और ऐसे ही सर्दी में लोग सूर्य देवता की आराधना करते कि सूर्य देवता आ जाइए, कुछ समय आ जाइए, ताकि हम इस सर्दी में आपके पास बैठ सके और हमें गर्माहट मिले। तो सूर्य तो अपना कर्म कर रहे हैं, वो तो आ रहे हैं, वो तो बोलते ही नहीं है एक दिन भी आना। तो आप भी अपना कर्म करो, फल की अपेक्षा मत करो, फल देने का काम दोनों का है, वो दे देंगे। ये है। मैंने आज तक सिर्फ इनकी मम्मी को ये बोला है, पर आप कहाँ से बोल रही है? कहाँ से आता है आपको ये सब? आप कुछ भी नहीं। टेक्निकली मुझे ऐसा लगता है कि मैम से मेरी बहुत बार बात होती है, पॉडकास्ट के दौरान ही हुई है,
मुझे ऐसा लगता है मेरा और उनका जितना भी कुछ बॉन्ड बना है वो भी पॉडकास्ट के थ्रू बना है, और आपसे नहीं बहुत कम बात हो पाई, बिकॉज इतना टाइम उन्हीं के साथ चला जाता है कि आपसे बात करने को। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे बारे में इतना कुछ जानती है, और वो मुझे भी नहीं पता कैसे, बट ये जेन्युइनली सब कुछ जानती है, बहुत ही ज़्यादा। मैं जानती हूँ कुछ लोग नाराज़ हो सकते हैं, बट बेस्ट टैरो रीडर है। चलिए अगले कार्ड की तरफ हम चलते हैं। अब हम चलते हैं हमारे वो जो बहुत सुंदर से चक्रास लग रहे हैं, वो क्या चीज़ है? चलिए इसकी तो ये है हमारे चक्रा कार्ड्स, जी। ठीक है, जो हमारे 7 चक्रास को आइडेंटिफाई करते हैं। अब देखिए हर आदमी के 7 चक्रा, कहते हैं ना आपके चक्रास एक्टिवेट नहीं है, ये नहीं है, लेकिन चक्रा तो है ना, एक्टिवेट हो चाहे ना हो, लेकिन है तो सही। तो बस अपन इसी पे बढ़ते हैं। तो आप निकालिए 2 कार्ड, ठीक है। दूसरा, ठीक है, आपको अपनी लाइफ का पर्पस समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो ये कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। आपकी कुछ चीज़ें देखो, सब कार्ड एक ही चीज़ बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ ऐसी ब्राइटनेस है जो आने वाली है, जिसका इंतज़ार करना चाहिए। अभी भी आपकी लाइफ में ब्राइटनेस है, अभी भी आपकी लाइफ में सब कुछ है, लेकिन कुछ और ऐसा है जो बहुत अच्छा है, जो आने वाला है। मुझे ऐसा लगता है मैं हूँ भी नहीं सेटिस्फाइड अभी जितना, जैसे आपने स्टेबिलिटी बोला ना, एक्चुअली मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा नहीं कि मेरे पास किसी चीज़ की कमी है इन टर्म्स ऑफ, देखो कि हर किसी को छोटी गाड़ी से बड़ी गाड़ी पे जाना है, पर मैं ऐसा है कि मेरे पास अच्छी है रिसोर्सेज, बट दैट इज़ सो ट्रू। अंदर से ना एक फीलिंग आती है कि शायद अभी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं। बिल्कुल। और आपके कार्ड्स ने आज जो कन्फर्म करती हैं, थैंक। तो देखिए लाइफ की पर्पस को अभी आप समझे नहीं हो, लाइफ ने आपको अपना पर्पस समझाया भी नहीं है, मैं तो ये बोलूँगी। इंसान लाइफ के पर्पस को समझने के लिए एक बहुत ही छोटी चीज़ है, लेकिन लाइफ इंसान को उसका पर्पस ज़रूर समझा देती है, क्योंकि लाइफ खुद एक बहुत बड़ी चीज़ है। और लाइफ कैसी भी मिले, मेरे को ऐसा लगता है खुशी से जीनी चाहिए जी। क्योंकि वो एक ही बार मिलेगी। लोग ये कहते हैं ना कि हम दोबारा मनुष्य योनि में आना चाहते हैं, मत आओ। मनुष्य योनि मतलब आप अपने कर्म काटने आ रहे हो। अगर किसी को जाना ही है ना, तो मोक्ष की प्राप्ति करो, वो है असली जिंदगी। तो कि गए तो बस जो आपके इष्ट है उन्हीं में समा गए, वापस नहीं लौट कर आए कभी। लेकिन हाँ, अभी हम लोग तो अभी वापस फिर आएंगे। हाँ, हम लोग की कहानी यहाँ तक नहीं है, अब यहाँ बहुत लंबी लंबी कहानियाँ झेलनी है। और दूसरा जो आइडेंटिफाई कर रहा है, जो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि आप बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, और आपको हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए, अपने अर्थ से हमेशा जुड़े रहना चाहिए। और अगर अब्रॉड जाने का सोच रहे हो तो कभी मत जाना, यहीं रहना, इंडिया में ही रहना, इंडिया में ही काम करना, और इंडिया की ही चीज़ों से जुड़ा हुआ काम करना जो आप कर रहे हो, अकल्ट साइंस। बस यही है। वाओ, तो कुछ नहीं है, आपको अपने अंदर, जैसा महादेव का मैसेज आया कि आपको मेडिटेशन करनी है, मेडिटेशन करके आपको अपने अंदर की पावर को जगाना है, ताकि आप अपनी लाइफ का पर्पस समझ पाओ, या लाइफ आपको अपना पर्पस समझा दे। कितने ब्यूटीफुल कनेक्शन है सब कार्ड्स के अंदर, सब कार्ड्स एक ही जैसे मैसेजेस लेकर आ रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल कनेक्शन है। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे इसी में। मैं सिर्फ चाहती हूँ हम उसका गाइडेंस एज सच हम ऑलरेडी मेन कार्ड से लेने वाले, बट वो जो आपके ब्लैक एंड वाइट कार्ड्स है वो क्या है, आप एक बारी बस दिखा दीजिए। ये जो पॉकेट कार्ड्स थे, चलिए ये बहुत ही क्यूट कार्ड्स है। मतलब इनको ना देख के बड़ा क्यूट सा महसूस होता है कि चलो कुछ तो अपनी पूरी, मतलब अगर मैं कभी भी अपना टैरो का बैग खोलती हूँ ना, तो मुझे लगता है यार कुछ तो क्यूट भी होना चाहिए ना निकालने के लिए, हमेशा प्रोफेशनली बात क्यों कर रहे हो। तो ये बहुत क्यूट कार्ड्स हैं, और ये मैंने सिर्फ क्यों मंगाए थे, इसका भी एक स्टोरी है। मैं अपनी मेन कार्ड्स को हर जगह लेके नहीं जा सकती, जैसे मैंने आपको बोला कि दिल आपके साथ है, लेकिन आप कहीं भी जा रहे हो, बाथरूम जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, आप कैसे लेके जा सकते हो। तो मेरे को ना ऐसे ही मैं स्क्रॉल कर रही थी, और मैं बस सोच रही थी, मुझे नहीं पता था कि पॉकेट कार्ड्स भी कुछ होते हैं। मैंने बस ये सोचा था स्क्रॉल करते टाइम कि भगवान कुछ ऐसा दे देना जो मैं ईजिली ले जा पाऊँ, और मैं लोगों को, क्योंकि अब मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं भी 1-2-4 घंटे के लिए जा रही हूँ, मैं पूरा बैग नहीं लेके जा सकती। करेक्ट। तो 2-4 घंटे में भी अगर मेरे को कोई पूछने वाला आ गया, या जिसके यहाँ जा रही हूँ वही भले मुझे पूछ ले, तो मुझे कुछ चाहिए। तो मैं स्क्रॉल कर रही थी, और जैसे ही मैंने ये बोला ना कि मुझे कुछ दे देना, उसी टाइम पे कार्ड्स मेरे सामने आ गए। ओह वाओ। और मैंने इन पे क्लिक कर दिया। अब लगे मुझे क्यूट, मुझे उस समय समझ में नहीं आया कि ये है क्या, पर मुझे क्यूट लगे तो मैंने ऑर्डर कर लिया और मैंने मंगा लिया। मंगाने के बाद मुझे पता लगा कि अच्छा असली इसका महत्व क्या है। तो ये बेसिकली जैसे अपने नॉर्मल कार्ड होते हैं 72 की डेक, वैसे ही कार्ड है, लेकिन ये छोटे कार्ड्स हैं। ओके, माइनर स्टेज है उनकी। और ये कार्ड्स का बेनिफिट ये है कि ये कार्ड्स ना इजी टू कैरी हैं, और जितनी, देखिए
एक लड्डू गोपाल की सेवा करिए और एक युगल सरकार की सेवा करिए, हम्म, जमीन आसमान का अंतर है। जी बाय चांस भूल से लोग सुबह उठते हैं, बिना नहाए उनको चाय भी पिला देते हैं, वो माफ़ी लायक है, करना नहीं चाहिए। ये नहीं, इसके सपोर्ट में नहीं खड़ी हूँ मैं कि करो, लेकिन बाई चांस कभी कर लेते हो तो माफ़ी लायक है, माफ़ कर देते हैं ठाकुर जी। पर युगल सरकार के साथ आप ये नहीं कर सकते। अगर आपने युगल सरकार की सेवा उठाई है तो नियमित सेवा को करिए, वरना आपको उसके गलत कर्म मिलेंगे, उसकी गलत चीज़ें मिलेंगी। इसलिए कहते हैं ना, युगल सरकार को रखना मुश्किल है घर में, सिर्फ एक कृष्ण जी को ही रख लो। कहते हैं ना, राधा जी आ जाती हैं तो ऐसा लगता है थोड़ा डिफिकल्ट हो गया काम, क्योंकि राधा रानी के साथ जब वो खड़े हो जाते हैं ना, तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये मेरा छोटा सा लड्डू गोपाल है और वो मेरी युगल सरकार है जो मेरी मेन डेक है। तो ये मैं कैसे भी हैंडी कर लूँ, कहीं भी ले जाऊँ। बाई चांस अगर मैं मेरी पीरियड के 3rd डे पे हूँ तो मैं इनको छू लूँगी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे उनको नहीं छूना है। तो ये नॉर्मल चलते रहते हैं, इनका कोई रूल नहीं है कि अरे इन्हें कपड़े पे ही बांधो या इन्हें ऐसे ही रखो वैसे ही रखो। ये न्यूट्रल रहने वाले कार्ड्स। वाओ। एक्चुअली बहुत सारे लोगों से अपने मून के बारे में मैंने बहुत तारीफ़ें सुनी है। तारीफ़ें बहुत सरकास्टिक वर्ड है, जितने लोगों ने अभी तक मुझे मेरे मून पे बोला है, वो इसको अलग सेंस में मत लेना। सो मैं जेन्युइनली मैं देखना भी चाहूँगी कि मून कार्ड्स, आई गेस ये मून है क्योंकि इन पे बहुत प्यारे से मून बने हुए हैं। जी, तो ये किस यूज़ में आते हैं? ये मून कार्ड्स हैं। ये बेसिकली चंद्रमा का क्या रोल है आपकी कुंडली में, इसका भी प्रभाव देते हैं। और रात को ही करना चाहिए और फुल मून नाइट पे तो डेफिनेटली करना चाहिए। तो ये कार्ड एक तरीके से हेल्पर्स, गाइडर, पाथ दिखाने वाले, सब कुछ ये काम करते हैं, मेरा ये मानना है। तो क्या हम इन्हें अभी कर सकते हैं? देखिए, ये जो कार्ड्स है ना, ये हमारे को ओवरऑल गाइडेंस देंगे, ओवरऑल हेल्प करेंगे, ओवरऑल चीज़ें बताएंगे। तो इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो पर्टिकुलर कार्ड्स हैं, इनको तब कर लेना चाहिए जब आपको पर्टिकुलर किसी कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो आपको पिंच कर रहा है, तो आपने पूछ लिया। ओके। पर मेन हमें राइडर वेट पे जाना चाहिए, ठीक है। पर राइडर वेट पे जाने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इनके बारे में, जी। क्योंकि ये दिख रहे हैं और ये आपको भी और पब्लिक को दोनों को बड़े अट्रैक्टिव लग रहे होंगे। और इनने जिस तरीके से इनको बनाया है ना, वो बड़ा मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। लेकिन ये अट्रैक्टिव कार्ड्स नहीं है। फिर भी पहली बात तो देखिए, ये कार्ड्स अपन कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये है स्पिरिट कार्ड्स। और स्पिरिट कार्ड्स को करने के कुछ नियम कायदे होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो करने चाहिए। उसके बिना अगर करेंगे तो दोनों के लिए बुरा है, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो इसलिए इनको करना नहीं चाहिए। इनका एक पूरा सिनेरियो बनता है, उसमें मौजूद लोग होते हैं और अलग तरीके से पहले चीज़ों को डिज़ाइन करना पड़ता है, फिर ये होती हैं, ठीक है। पर मैं आपको एक बेसिक दिखा देती हूँ कि ये कार्ड्स कैसे होते हैं। इनके पीछे ना मैसेज लिखे हैं, ओके। ठीक है। और ये मैसेज तो लिखे होते हैं, ये आपके स्पिरिट्स या फिर ये आपके जो पितृ हैं वो भेजते हैं। जब हम पितृ पक्ष में ये कार्ड खोलते हैं बेसिकली, तो ये वो देते हैं। तो इनका रोल क्या रहता है कि कुछ, अब कैसे पता लगेगा कि क्या वो आपकी ही स्पिरिट है या मे बी क्या वो आपके ही जिसके बारे में पूछ रहे हो उन्हीं की है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें इस मैसेज में आती हैं जो ये आइडेंटिफाई कराती हैं कि हाँ, आप जिसकी बात कर रहे हो ये उसी की बात चल। फॉर एग्जाम्पल, या तो ये आपको वो कलर बता देंगे जो उनका फेवरेट होगा। तो बेसिकली क्या था कि ये कार्ड ये भी बता सकते हैं कि आदमी कब मरा है, कहाँ मरा है। तो ये कार्ड बेसिकली अपन को पूरी ऑटोबायोग्राफी, और ये कार्ड अपन को सारी चीज़ें डिफाइन करते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं हमारी द मेन डेक की तरफ क्योंकि जब आप किसी ऐसी बुरी चीज़ के साथ गुजर के आ रहे हो तो अच्छा है कि आप पहले अच्छी चीज़ के पास ही जाओ। तो अपन इसी से शुरुआत करते हैं और इसको थोड़ा सा शॉर्ट ही रखेंगे। जी बिल्कुल। बाकी आपके साथ जब पर्सनली करेंगे तो उसको लॉन्ग रखेंगे। तो चलिए 3 कार्ड निकाल लीजिए। देखिए, आपका जो नेचर है ना, आपका नेचर ऐसा है कि आप रानियों की तरह रहना पसंद करती हैं। आप जिस भी पद पे बैठी हैं, आप उसको रूल करना पसंद करती हैं और आप चाहती हैं कि सब कुछ बहुत अच्छा हो, बहुत प्रॉपर हो, बहुत सही तरीके से हो, ठीक है। आपको ना चीज़ों को क्लियर करना बहुत अच्छा लगता है कि जैसा मैं कह रही हूँ उस हिसाब से हो जाए, लेकिन सही हो जाए, ठीक है। अब पास्ट की बात करते हैं, 2 साल पहले की। अभी से 2 साल का पूरा समय निकालिएगा। सडन कोई चेंज आया था लाइफ में, ठीक है।
सडन चेंज आने की वजह से बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई थी। अब ये जो चेंज आया था ये आपको इमोशनली ग्रोथ भी दे रहा था, नहीं भी दे रहा था, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअलिटी, सब तरीके से मैं ओवरऑल बात कर रही हूँ, ठीक है। हो सकता है बीच में आपको ये कुछ नेगेटिव फॉर्म भी दे रहा होगा, हो सकता है बीच में आपको अच्छा भी दे रहा होगा, हो सकता है कि चीज़ें खराब कर रहा होगा, लेकिन ये ओवरऑल व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है, मेजर कार्ड आया है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई सडन चेंज आया था, रातों रात का चेंज आया था, जो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हो भी सकता है, ठीक है। और वो चेंज अब तक, आने वाले 6 महीने जो अब बीत गए हैं, तब तक वो चेंज चल ही रहा था। वो 6 महीनों में ही जाके ख़त्म हुआ है। अब बात करूँ अब के समय का, तो वही जो सारे कार्ड कहते हैं, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो। अगर एक जगह पे बैठे भी हो तो ये सब पता नहीं लग रहा है ये चुनूँ या ये चुनूँ। सब कुछ बिल्कुल विपरीत चल रहा है, सब कुछ कंट्रोल में होके भी कंट्रोल नहीं है, तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि क्या चुनूँ। और दोनों जो भी चीज़ चुनने की है वो सब ज़रूरी है, तो इसलिए नहीं समझ में आ रहा कि कैसे चुनूँ, क्या चुनूँ, किस समय चुनूँ, किस तरीके से चुनूँ, नहीं जान पा रहे, ठीक है। इसके अलावा फ्यूचर में स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है, लेकिन रिवर्स में आ रहा है। चीज़ों को अभी बैलेंस नहीं करोगे, अभी चीज़ों पे काम नहीं करोगे, अभी ग्रोथ नहीं लाओगे, अभी चीज़ों को सही से डील नहीं करोगे, तो आगे स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी, आगे चीज़ों को अचीव नहीं कर पाओगे। स्ट्रेंथ चाहते हो तो अभी उस चीज़ को क्लियर करो, ठीक है। अगर ये चीज़ क्लियर हो जाएगी तो कमिंग टाइम में आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, लेकिन हाँ, आपको लाइफ में थोड़े से फेजेस ज़रूर देखने पड़ेंगे, अच्छे भी बुरे भी, इस तरीके से। बाकी दिखाने को बहुत कुछ बता रहे हैं, लेकिन अपन ने शॉर्ट में अपन डिस्क्रिप्शन दिया है। और मैं आपको ये बोलूँगी कि आने वाले टाइम में आप येलो कलर को जितना हो सके उतना यूज़ करो, चाहे कैसे भी करो, बट आपके लिए येलो कलर बहुत सूटेबल है। और साथ में आपके लिए नॉर्थ की डायरेक्शन बहुत सूटेबल है, तो इसलिए नॉर्थ रखो। ऑलराइट, वाओ, काफ़ी कुछ कह दिया आपने इन कार्ड्स के थ्रू, शॉर्ट में, लेकिन काफ़ी कुछ कह दिया है आपने। अगर हम बात करें कि मेरी करंट सिचुएशन है कुछ और मैं उसमें गाइडेंस चाहती हूँ, ठीक है। सपोज मैं आपको सिचुएशन के बारे में नहीं कुछ बता रही, मेरे पूरे दिमाग में वो सिचुएशन है, और अगर हम फिर उसके हिसाब से कोई कार्ड निकाले तो क्या वो तब भी एप्लीकेबल होता है? बिल्कुल होगा। देखिए, आपकी जो करंट सिचुएशन है, उस सिचुएशन में आप अकेले पड़ चुके हो, आप अकेले एक तलवार लेके खड़े हुए हो, लड़ने को रेडी हो, ये जानते हो कि अगर कोई चीज़ आएगी तो मैं लड़ लूँगी। आपको लग रहा है कि मेरे हाथ में वो ब्रह्मास्त्र है जिससे मैं लड़ लूँगी, लेकिन वो आपका भ्रम है। तो इसलिए मैं आपको ये बोलूँगी कि अभी जो भी सिचुएशन में आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ कोई खड़ा है, या ठीक है मैं लड़ने को तैयार हूँ, मेरे साथ लोग बाग हैं, उस चीज़ का भ्रम आप हटा दीजिए। आप डेफिनेटली अकेले ही हैं, तो इसलिए आपको समय का इंतज़ार करने की कोशिश करनी पड़ेगी अभी। और दूसरा ये है कि जो कार्ड ये दिखाता है, वो ये दिखाता है कि आप एक ऐसी जगह पर हो अभी, जहाँ आपके पास दूर दूर तक अपनी चीज़ को सेटल करने का कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए इस समय सिर्फ रुको, इंतज़ार करो और भगवान पे छोड़ो, बस। वाओ, वाओ, सो ब्यूटीफुली आंसर्ड। इतना प्यारा आपने इस चीज़ को दर्शाया है। एक्चुअली मैं जैसी मैं इनके सामने भी बोल रही थी कि मैं सिचुएशन भी नहीं बताऊंगी, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ मुझे गाइडेंस दो, और उन्होंने वो भी इतनी सटीक, इतनी एक्यूरेट दी है। वाह, मेरा बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने का मन है, बट हमारे पास टाइम की शॉर्टेज है, हमारी ऑडियंस अभी तक बोर ना हो जाए। बिकॉज मैं तो यही चाहूँगी हमारी ऑडियंस को कि प्लीज़ कमेंट कीजिए, बताइए और क्या क्या चीज़ें आप लोग देखना चाहते हो यशी मैम के साथ हमारे चैनल पर, क्या क्या और टैरो के बारे में जानना चाहते हो, क्या क्या और सीखना चाहते हो, चीज़ों को समझना चाहते हो। बहुत सारे पॉडकास्ट हमारे ऑलरेडी हैं इनके साथ, पर कहते हैं ना कि शायद इनकी शुरुआत हमारे चैनल पे टैरो से ही होनी थी, तो अभी आप ये टैरो का एपिसोड उनके साथ हमारा देख रहे हो। कमेंट्स करिए, शेयर कीजिए, बताइए और क्या क्या आप देखना चाहेंगे। और आपका फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कार्मिक नृत्य पे आने के लिए। थैंक यू। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात कर बहुत ही, इससे पहले जो हमने बातें करी उसमें आपने इतना कुछ हमें समझाया, इतना इतना अच्छा लगा। और आपका ये टैरो जो आपका सबसे एनर्जेटिक टूल है, जो आज फील हुआ, आज मेरा फर्स्ट टाइम आपके साथ टैरो एक्सपीरियंस था। और डेफिनेटली जैसे कि मैं आपकी मम्मा को भी यही बोलती हूँ, वो पता नहीं कहाँ से एक इंसान के बारे में पूरा PhD कर लेती है, उसी तरीके से आपने जो जो बताया वाज लाइक कि आप पता नहीं मेरी जन्मों की दोस्त है, बट आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। तो बिल्कुल मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग इसके बाद मुझे बोलने वाले हैं, बट मेरे लिए बेस्ट टैरो एक्सपीरियंस रहा है। सो थैंक यू सो मच उसके लिए, और कार्मिक बनाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। राधे राधे।
राधे राधे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ लवली लवली ऑडियंस एंड प्लीज कमेंट कीजिए, बताइए कैसा लगा आपको ये आज का एपिसोड, कैसा लगा आपको आज का सारा वाइब, सब कुछ। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डेज। कार्मिक कृत्य हमारे चैनल का नाम, कार्मिक रहे कर्म करते रहे। थैंक यू।